सो वेलकम बैक। हम लोगों ने लिमिट्स जान लिया सारा, ठीक, यूजिंग डिफरेंशिएशन अच्छी अच्छी लिमिट्स हम लोगों ने पढ़ी। अब वो सारी लिमिट्स यूज़ होने वाली कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे, राइट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंटिन्यूटी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ना। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल अभी खत्म करा है। टेंजेंट नॉर्मल खत्म होने का मतलब है कि अब ओ तो फिर टेंजेंट नॉर्मल खत्म किया है, ठीक। टेंजेंट नॉर्मल खत्म करने का मतलब है कि अब तुम्हारा मैक्सिमम मिनिमा एंड डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी के क्वेश्चन बहुत अच्छे बनाएंगे लोग, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आते थे। तो इस वजह से इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट वन मोर टाइम। सो कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी पढ़ने के पहले हम लोग कुछ ग्राफ्स के बारे में जानेंगे। सो क्योंकि वहाँ से कंटिन्यूटी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी हो जाती है। ग्राफ्स ऑफ सम सिंपल फंक्शंस। ठीक, पहला कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? एफ एक्स इज इक्वल टू सी, वेयर सी इज सम नंबर मे बी 0, ठीक। इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसा होता है, दिस पॉइंट इज 0, सी। अब ये पॉइंट 0 पे हो सकता है, लाइक ऐसी लाइन हो सकती है कुछ, वो इंस्टेड ऑफ दिस इट माइट मे बी दिस, और कहीं यहाँ पे हो सकता है, लाइक इफ आई सेड कि बनाओ y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ, तो y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ ये बन जाएगा, ठीक। बट अगर कह दूँ y इज इक्वल टू -3 का ग्राफ बनाओ, तो y इज इक्वल टू -3 का ग्राफ ये बनेगा, ठीक। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ऐसे ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, क्लियर। तो ये कांस्टेंट ग्राफ होते हैं। ओके, सेकंड वेरी इजी, ठीक। सेकंड पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन के अलग अलग ग्राफ बनते हैं। पहला y इज इक्वल टू एक्स, सबको पता होगा y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा, ठीक। देन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, पैराबोला टाइप से, एंड सॉरी नेक्स्ट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक। एंड अगेन y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 का पैराबोला, मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूँ 2 रेज टू पावर n टाइप का यहाँ बनेगा, और y इज इक्वल टू 2 रेज टू x रेज टू पावर 2n प्लस 1, मतलब x क्यूब, x पावर 5, x पावर 7, 9, 11, ये सारे ग्राफ ऐसे बनेंगे इस टाइप से, ठीक। तो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2n प्लस 1 का ग्राफ, और ये हो गए y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2n टाइप का ग्राफ, ओके। एंड y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ वो बता दिया, ठीक है। थर्ड नंबर एक्सपोनेंशियल कर्व या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x। एक्चुअली y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x का पढ़ते हैं हम लोग, बट अभी यहाँ पे यूज e रेज टू पावर x का ज़्यादा आएगा, तो मैं e रेज टू पावर x का बना देता हूँ। y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x का भी दिखा दूंगा कैसे बनता है। तो y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x का ग्राफ ये होता है, ठीक, ऐसा करके। ये पॉइंट जो होता है वो होता है 1,0, जो 0 पे मिलता है मुझे, ओके। इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक, ओके। ये सारे y और x एक्सिस हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस, मतलब ये ग्राफ बढ़ता चला जाता है। तो माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू 0 हो जाएगी और प्लस इन्फिनिटी पे वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, करेक्ट, ओके। अब आते हैं यहीं पे y इज इक्वल टू ax के ग्राफ पे। डिपेंड करता है कि y इज इक्वल टू ax, तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a पे। तो पहली वैल्यू a अगर 1 से बड़ी हो जाए, देन ग्राफ कैसे बनता है, जैसे e रेज टू पावर x का बना है,
ऐसे करके, ठीक। एंड दूसरी कंडीशन, अगर जो ए है वो 0 और 1 के बीच में हो जाए। अच्छा, जब एक्सपोनेंशियल की बात करते हैं तो उसका डोमेन रेंज हम लोग फंक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए बस इतना ऐसा समझ लो कि इसकी जो डोमेन होता है, मतलब जो ए की वैल्यू होती है, दिस शुड बी बिटवीन 0 to 1, ठीक। सॉरी, 0 ग्रेटर देन 0, मतलब 0 to इन्फिनिटी। तो ए की वैल्यू निगेटिव में नहीं हो सकती, निगेटिव में एक्सपोनेंशियल डिफाइन नहीं होता है, राइट। ओके, बिकॉज उसका अपोजिट लॉगरिथमिक डिफाइन नहीं होता। जब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन में तो हम लोग देखेंगे कि लॉगरिथमिक का डोमेन जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, तो इस वजह से इसका इन्वर्स डिफाइन नहीं हो पाएगा। ओके, सो ए की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो या तो 1 से बड़ी होगी तो ये ग्राफ बनेगा, अगर 1 से छोटी हुई तो ऐसा ग्राफ बनेगा, इसी का पलट जाएगा। मतलब इस बारी ये कहीं इन्फिनिटी से आएगा और धीरे 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 होता होता होता, गलती हो गया, धीरे धीरे होता 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 ये 0 की तरफ टेंड करता चला जाएगा ऐसे, ठीक। एक्चुअली में मिलेगा नहीं, ये मैं कुछ ऐसा, ठीक। आगे जाते 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 ऐसे रहेगा, ठीक। ओके, तो ये याद रखना। ओके, अगला आते हैं, नेक्स्ट कितने हो गए, 3 हो गए। चौथा एक्सपोनेंशियल होगा लॉगरिथमिक, या लॉगरिथमिक फंक्शन, क्या होता है, y इज इक्वल टू लॉग x, बेस a रहता है, बट अगर सिर्फ x का मैं लिखूं, y इज इक्वल टू लॉग x का ग्राफ बनाऊं तो वो सिंपल ऐसा बन जाएगा, ऐसे माइनस इन्फिनिटी से आएगा और बढ़ता 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 इन्फिनिटी पे चला जाएगा। ये पॉइंट है 1, जहाँ पे उसको 0 वैल्यू मिलती है, क्योंकि y इज इक्वल टू अगर 1 रख दूँ तो log 1 की वैल्यू 0, ठीक। तो उसको वहाँ पे 0 मिलती है, एक बात। एंड अब अगर मैं इसके 2 अलग अलग पार्ट्स बना दूँ, y इज इक्वल टू लॉग a बेस x वाला ग्राफ, तो डिपेंड करेगा a 0 से 1 के बीच में है या a ग्रेटर देन 1 है, ठीक। तो जैसा वहाँ ग्राफ बना था सेम एज इट इज़ यहाँ ऐसे ही बनेगा, बताता हूँ, देखो कैसे। जैसे वहाँ मैंने देखा था, क्या देखा था कि जैसा a ग्रेटर देन 1 पे ग्राफ है ना, e रेज टू पावर x और a ग्रेटर देन 1 पे सेम ग्राफ बनता है, ऐसे ही यहाँ पे जैसा लॉग में ग्राफ बनता है ये, वैसा ही ग्राफ जब a ग्रेटर देन 1 होता है तब बनता है, मतलब दिस वन, कुछ ऐसा करके, ठीक। और जब a लेस देन 1 होता है देन यही ग्राफ, सॉरी यही ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से आएगा और माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा ऐसे, ठीक। ओके, तो ये हो गए लॉग के ग्राफ, बट इतना याद रखने की, ये वाला याद रखने की ज़्यादा जरूरत है कि लॉग एक्स ग्राफ कैसे बनता है, ठीक। ओके, लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल हो गया। अब आते हैं साइन कर्व, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पहला y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ये कुछ ऐसे करके चलता है, कुछ पॉइंट्स याद रखो, 0, ये है पाई, ये है 2 पाई, फिर ऐसे ये 3 पाई, ये पाई पाई पे एक्स एक्सिस पे आता रहता है, ऐसे इधर माइनस पाई, इधर -2 पाई, और जो इसके ये हर्डल्स मिलते हैं बीच में जो मिलते हैं, दीज पॉइंट्स दिख नहीं रहा, नहीं, ये वाले पॉइंट, ये है π/2, फिर 3π/2, फिर 5π/2, ऐसे इधर मैं लिखूं तो -π/2, -3π/2, यो करके बनता है, ठीक। अगला आ जाए तो कॉस ग्राफ, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स ग्राफ बिल्कुल सिमिलर टू साइन, बस थोड़ा सा शिफ्ट कर दो। कैसे शिफ्ट कर दो, ऐसे, ऐसे करके, और इधर भी ऐसे, मतलब ये सारी जो लेंथ है ना वो सेम होती है, वो मुझसे बन नहीं रही है एक्चुअली में। ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं इसको जान लो, ये है 0, इसके बाद ये जहाँ पे आता है वो है π/2, तो जहाँ जब वहाँ वो
ऊपर पहुंचता है पीक पे तो ये सब बिलो पहुंच जाता है, मतलब 0 पे पहुंच जाता है। फिर 3π/2, ये 5π/2, ऐसे इधर अगर मैं लिखूँ तो -π/2, दिस इज -3π/2 एंड दिस इज -5π/2 एंड सो ऑन, ठीक। और जो ये पॉइंट्स हैं जहाँ पे इनकी पीक मिल रही है, पहला है 0, दूसरा है पाई, फिर 2π, फिर 3π, ऐसे इधर आ जाऊँ तो -π, फिर 2π, फिर 3π, ठीक। तो sin x में क्या होता है, sin x में क्या होता है कि sin 2nπ, मतलब पाई का जो भी मल्टीपल होगा, पाई का जो भी मल्टीपल होगा, तो 2nπ क्यों लिख रहे हो भाई साहब, साइन का nπ इस 0 होगा, मतलब पाई, 2π, 3π, 4π, -π, -2π, -3π जितने होंगे सारे 0 होंगे, ठीक। 1 कहाँ पे होगा, साइन 4n + 1 π/2 पे 1 होगा, और बाकी सब जगह साइन, अब देखो 4n + 1 का मतलब 1 के बाद सीधा 5, मतलब 4 का डिफरेंस पहुंचता है। तो जैसे π/, यहाँ पे मुझे 1 मिला π/2 पे, उसके बाद सीधा 5π/2 पे 1 मिला, ठीक। ऐसे ही यहाँ -3π/2 पे 1 मिला, ठीक। बट जो ये पॉइंट्स हैं 3π/2, -π/2, इन सब पे -1 मिलता है, ठीक। तो इनको लिख लें 4n - 1 π/2 पे या माइनस मिलता है, इतना याद रखने की जरूरत नहीं। याद रखने की जरूरत सिर्फ ये है कि nπ पे 0 मिलता है, बाकी सारे पॉइंट्स पे देख लेंगे कहीं पे 1 मिलता है, कहीं पे -1 मिलता है। ये सब चीज़ें ग्राफ के लिए बहुत अच्छी हैं, जब हम लोग फंक्शन वाले चैप्टर पढ़ते हैं उनके लिए एक डिटेल जो जाननी ज़रूरी है। ऐसे ही कॉस में अगर मैं लिखूँ तो cos 3/5 2n + 1 π/2, मतलब जितने भी π/2 के ऑड मल्टीपल हैं, देखो ऑड मल्टीपल मतलब 3, 5, 1, -1, -3, इन सब पे 0 मिलता है, ठीक। ओके, सेकंड cos 2nπ, मतलब जो ऑड मल्टीपल है पाई के, मतलब पाई के ऑड इवन मल्टीपल कौन कौन से बोलोगे, 2π, फिर यहाँ पे मिलेगा 4π, फिर यहाँ पे मिलेगा -2π, तो इन सब पे 1 मिलता है जितने भी ऑड मल्टीपल है पाई के। और जितने भी इवन मल्टीपल है जैसे पाई 3π, तो cos 2n + 1 पाई पे क्या मिलता है, -1 मिलता है। मतलब सारे ऑड इवन मल्टीपल पे 1 मिलता है, ऑड मल्टीपल पे -1 मिलता है, बाकी सब जगह 0 मिलता है, ठीक। ओके, ये हो गया कॉस का ग्राफ। देन tan y = tan x, y = tan x ग्राफ भी बहुत प्यारा होता है यो। फिर इसमें कुछ डॉट 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 बना दूँ, डॉट 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 बना दिया, ऐसे इधर डॉट 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 बना दिया, ये डॉट 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 बना दिया, ग्राफ ऐसा बनेगा। ये इन्फिनिटी पे जाएगा, इधर -∞ पे आएगा, यहाँ से ये इन्फिनिटी पे जाएगा, ये -∞ पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान से देख लो, क्योंकि लोग इमेजेस लगा देते हैं, फिर इमेज हम लोग भूल जाते हैं। जब साथ में बनाते हुए देखोगे तो याद रहेंगी चीज़ें, इसलिए मैं बना रहा हूँ, अदरवाइज मैं चाहता तो फोटो लगा देता है यहाँ, ये ऐसा होता है ग्राफ, ठीक। तो प्लीज़ ध्यान से समझो, ये 0 है, ये π/2 है, ये -π/2 है, फिर π/2 के बाद सीधा 3π/2 है, ये -3π/2 है, और इनके बीच में जो ये वैल्यूज मिल रही हैं, ये है 0, ये पॉइंट है पाई, ये पॉइंट है -π। ऐसे ही आगे यहाँ पे होगा 2π, जहाँ पे फिर से 0 जाएगा, कुछ ऐसा करके ग्राफ बनेगा, वो चीज़, ठीक है। तो ये है, तो ये फंक्शन कुछ ऐसा होता है, -π/2 और π/2 के बीच में इन्फिनिटी -∞, फिर अगला, फिर π/2 3π/2 के बीच में इन्फिनिटी -∞, ऐसे ही सेम ऐसा ब्लॉक चलता रहता है इसका, ओके। तो इसीलिए tan, अगर मैं इसमें कुछ पॉइंट्स लिखूं तो tan, बताओ 0 कहाँ मिल रहा है, पाई पे, -π पे, 2π पे, मतलब सारे nπ पे 0, जैसा साइन शो करता था। अच्छा चलो बताओ, इसी वक्त जल्दी बताओ, क्या लिमिट x टेंड्स टू π/2 tan x एग्जिस्ट करेगी? लिमिट में क्या बताया था कि अगर किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट कराना है तो उसके इधर से अप्रोच करते जाओ और इधर से अप्रोच करते जाओ, और देखो आंसर कहाँ वो जा रहा है। तो अगर इधर से अप्रोच करूँगा तो ये पॉइंट मिला, फिर ये मिला, फिर ये मिला, फिर जब जितना इसके पास आते जाएंगे उतना इधर पॉइंट दूर जाता जाएगा इधर पे,
ये समझ आ रही बात? जब बिल्कुल इसके करीब पहुंच जाएंगे तो इधर से मुझे LHL मिलेगा इन्फिनिटी। बोलो हाँ, बहुत अच्छे। अरे LHL क्या मिलेगा, ये ग्राफ से देख सकते हो, इन्फिनिटी। और अगर उधर से आएंगे, इधर से आएंगे सपोज, ठीक, तो इस यहाँ पे अगर वैल्यू देखूँ तो यहाँ से मिलेगी, ये मिलेगी। फिर आगे और आएंगे तो यहाँ से वैल्यू यहाँ से मिलेगी। फिर और इसके पास आएंगे तो यहाँ से वैल्यू की बात यहाँ मिलेगी। मतलब जैसे जैसे हम लोग इधर अप्रोच कर रहे हैं, ठीक, जैसे जैसे हम लोग इधर अप्रोच कर रहे हैं वैसे वैसे ये वैल्यूज मुझे मिल रही हैं। और ये कहाँ जा रही है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। मतलब अगर मैं इसके जस्ट बगल में आ गया, बिल्कुल करीब इसका पड़ोसी बन गया, तो वैल्यू बिल्कुल माइनस इन्फिनिटी चली जाएगी। बोलो हाँ। तो इसका मतलब RHL क्या मिलेगा, RHL मिलेगा माइनस इन्फिनिटी। तो वैल्यू एग्जिस्ट, पहले तो LHL RHL एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो लिमिट होगी नहीं। अगर एग्जिस्ट भी करेंगे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसका मतलब फिर लिमिट x टेंड्स टू π/2 एग्जिस्ट नहीं करती है। क्लियर? देखो यहाँ से प्रूफ हो गया। चलो, ये सब बात की बात है। ओके, तो tan n पाई 0 होता है, बाकी हम कुछ नहीं बता सकते इसके बारे में। ठीक है, साइन हो गया, tan हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया। सेक कॉस को आई थिंक बताना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है, उतना यूज़ नहीं आएगा। ठीक है, बस इतना बहुत है। हाँ नहीं, इतना बहुत नहीं है, अभी और है, अभी और है। फिर अगला आई थिंक सेवन्थ है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू मॉड x। ये कुछ ऐसा होता है कि अगर x 0 से बड़ा हुआ तो ये x देगा या इक्वल टू हुआ, अदरवाइज ये माइनस x देगा अगर x छोटा हुआ। मतलब क्या है, अगर मैं लिखूँ -3, ठीक, तो वैल्यू क्या आएगी 3। अगर मैं लिखूँ 3 तब भी वैल्यू क्या आएगी 3। तो मॉडुलस एक ऐसा ऑपरेटर है जो हर चीज़ को पॉजिटिव दे देता है। अब इसका क्या मीनिंग है, जो इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इसका मीनिंग है कि अगर मॉड 3 लिखा है तो इसका मतलब 3, अगर -3 लिखा है इसका मतलब माइनस टाइम्स जो अंदर लिखा हुआ है वो चीज़, मतलब फिर से 3। तो ये इसका मीनिंग है कि अगर जो अंदर चीज़ लिखी हुई है वो पॉजिटिव है तो वैसे ही लिख दो, उसको x ही लिख दो। जैसे यहाँ पे अंदर जो चीज़ लिखी हुई है पॉजिटिव है तो वैसे ही लिख दिया। अदरवाइज अगर जो अंदर चीज़ लिखी है वो निगेटिव है, ये देखो निगेटिव है, तो उसको माइनस टाइम्स करके लिखो। मतलब अंदर जो चीज़ लिखी है वो निगेटिव है तो एक माइनस पहले लगा दो आगे और फिर वही चीज़ लिख दो जो अंदर लिखी हुई है, तो वापस से वो तुमको 3 दे देगा। तो मॉडुलस फंक्शन समझ आया? मतलब मॉडुलस फंक्शन होता है y इज इक्वल टू x अगर x पॉजिटिव है, अदरवाइज y इज इक्वल टू -x अगर x निगेटिव है। तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, जल्दी से बताओ। अगर x पॉजिटिव कौन सा डायरेक्शन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सारी चीज़ x पॉजिटिव होती है और यहाँ से लेके यहाँ तक सारी चीज़ x निगेटिव होती है। अरे ये किसको नहीं पता होगा। तो अगर x पॉजिटिव है तो ग्राफ क्या बनना है, इस वाले पे y इज इक्वल टू x, तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा, करेक्ट। और इधर पोर्शन पे y इज इक्वल टू -x ग्राफ बनना है, तो y इज इक्वल टू -x का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे करके होता है, तो ये ऐसा बन जाएगा। बोलो, इसको थोड़ा ये, ठीक, वी शेप का, अरे वी शेप का बनेगा। बोलो हाँ, ठीक है, ठीक। तो ये इसका ग्राफ हो गया मॉडुलस फंक्शन का। मॉडुलस फंक्शन ग्राफ ऐसा बनता है वी शेप में, ठीक है। नेक्स्ट 8th मॉडुलस फंक्शन हो गया। देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको GIF भी बोलते हैं, वो GIF नहीं, भेजने वाला नहीं, GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का पहले तो मीनिंग समझ लिया क्या होता है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर एक ऐसा ऑपरेटर है, एक ऐसा फंक्शन है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले तो ये जान ऐसे करके, ठीक, इसमें कुछ भी अंदर लिखो, जैसे 4.5 लिखा, तो ये क्या करेगा, एक ऐसा इंटीजर देगा जो उस नंबर से जो सबसे बड़ा हो और उस नंबर से छोटा हो। मतलब क्या, जैसे 4.5 में यहाँ लोकेट करूँ, ठीक, 4.5, तो यहाँ कहीं 5 होगा और यहाँ कहीं 4 होगा, करेक्ट, उसी के बीच में 4.5 आएगा। तो ये क्या करता है, सबसे पहले सारे नंबर ढूंढता है इससे कम वाले में, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2। अब इन इंटीजर्स में जो सबसे बड़ा है वो आउटपुट दे देता है। कौन बड़ा है, 4, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4। उस नंबर से छोटे सारे इंटीजर ढूंढता है, उन नंबर में से जो सबसे बड़ा इंटीजर मिलता है वो आंसर देता है। या उल्टा कह लो, ऐसे सिंपल सी बात में कह लो कि जो भी मैंने इनपुट किया है उसके जस्ट पहले जो इंटीजर रहा होगा, वही आंसर होगा। जैसे अगर मैं रख दूं 4.7, तो 4.7 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा,
इसके पहले एक इंटीजर बताओ, तो इसके पहले जस्ट पहले एक इंटीजर कौन सा होगा 4, तो आंसर कितना आएगा 4, 4.9 रख दिया। अब इंटीजर बताओ फिर से 4, क्योंकि इसके पहले कौन सा इंटीजर 4, 5.1 रख दिया। अब आंसर बताओ, तो आंसर 5, क्योंकि 5.1 यहाँ होगा, -5.1 रख दिया, तो आंसर बताओ -5। हाँ ना 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 ना, गलत बात, इज नॉट इक्वल टू 5। देखो कहाँ होगा ये -5.1, ये अगर -5.1 होगा तो यहाँ -5 होगा और यहाँ -6 होगा। ये बात समझ आती है कि नहीं, पहले ये बताओ। अरे नंबर लाइन नहीं आता क्या, -5 फिर उसके बाद -5.1 फिर -5.2 फिर -5.3 फिर जाके 6। तो अब इसके इस साइड में मतलब क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहला इंटीजर कौन सा है, -6, तो -5.1 होता है -6, नॉट -5। जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं प्लीज ध्यान दें इसको। ऐसे अगर मैं पूछूं -7.32 बताओ, तो क्या हो जाएगा -8, क्योंकि -7.32 के इस पार -7 होगा और इस पार -8 होगा, तो ये हो गया -8, जो सबसे पहला इंटीजर उसके लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा। क्लियर, जीआईएफ का मीनिंग समझ आएगा क्या होता है जीआईएफ, ओके। अब इसका ग्राफ आते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा मिटार देता हूँ, अरे मिटार देता हूँ ओके। तो ये गंदा बन गया, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गई मेरी वाई एक्सिस। चलो ये हो गया 0 पॉइंट, यहाँ है 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3, यहाँ है 4, ये है 5, इसके आगे नहीं बनाऊंगा। ये है -1, ये है -2, ये है -3, -4, और नहीं बन रहा, तो -4 तक ही सही। अच्छा, अगर बताना जरा ध्यान से, 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 0। 0.5 कहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, उसके पहले एक इंटीजर बता दो 0। 0.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0.7, वो भी 0, मतलब जब तक 1 नहीं अप्रोच कर जाएगा। अच्छा, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 ही। तो जितने भी जो इंटीजर रखे जाते हैं, जैसे 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 5, मतलब वो नंबर या उससे पहले, ऐसा समझो, वो नंबर या उसके पहले जो इंटीजर मिल जाए, अगर वो खुद इंटीजर है तो वो आंसर 5 हो जाएगा, वही इंटीजर हो जाएगा। ठीक, तो इसका ग्राफ प्लीज ध्यान से बहुत अच्छा ग्राफ इसका बनता है, बहुत ध्यान से देखना इसको। ठीक, देखो 0 से लेके 1 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही रहता है, तो ये ऐसे बनता है। ठीक, फिर यहाँ पे एक सर्किल बन जाता है, क्योंकि 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 नहीं होगा। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1, तो यहाँ से डॉट बना देते हैं। डॉट का मीनिंग समझते हो कि वैल्यू यहाँ पे होगी। उसके बाद आगे आते हैं 2 तक, यहाँ 1.5 है, 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही रहेगा, मतलब ये वैल्यू है 1। 1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही रहेगा, चलता रहेगा जब तक इसको 2 ना मिल जाए। जैसे ही 2 मिलेगा तुरंत ये ऊपर पहुँच जाएगा 2 पे, यहाँ पे आ जाएगा। अरे बोलो 2 पे, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, मतलब ये है 2 से आगे बढ़ेगा। 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ये क्या बोलते हैं 2 ही। 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही। तो ये ग्राफ लगातार ऐसे बढ़ता रहेगा। तो ये चल रहा है, चला जा रहा है, कब तक नहीं जाएगा, जब तक 3 नहीं आएगा। जैसे ही 3 आ गया, रुका, ऊपर पहुंच गया। ठीक, यहाँ पे, यहाँ के बाद फिर 4 तक चला, 4 तक चला, 4 पे रुक गया, फिर आगे बढ़ गया। तो ये इधर का पोर्शन ऐसा बन गया। ठीक, अब इधर आते हैं। अगर मैं बोलूँ -1 के बीच में कोई नंबर उठाओ, लेट्स से -1.5, यहाँ पे है -1.5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, -1, तो यहाँ होगा कहीं -1, यहाँ होगा कहीं -1, ये है -1। ठीक, -1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर उठाओ तो क्या होगा, फिर भी -1 यहाँ कहीं। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इधर साइड के ग्राफ, इधर साइड के ग्राफ ऐसे चलेंगे। -1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 ही। ठीक, और ये पॉइंट फिर से ओपन हो जाएगा, क्योंकि 0 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ मिलेगा। ठीक, ये फिर ऐसा ही सेम यहाँ पे ऐसे बनेगा, ये ओपन, ये ओपन, फिर यहाँ पे क्लोज और यहाँ पे ओपन। ठीक, तो ऐसा ग्राफ बना है। जीआईएफ की मीनिंग समझ आ गई कि जीआईएफ कैसे निकालते हैं। 5 का जीआईएफ 5, 4 का जीआईएफ 4, 4.9 का जीआईएफ 4। ठीक है, ऐसे ही निगेटिव -4.9 का जीआईएफ -5। ओके, फाइन। सिमिलर होता है 9th, स्मॉलेस्ट, जैसे ग्रेटेस्ट वैसे ही स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन।
स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है कि कोई भी वैल्यू अगर आपसे बोली गई लेट्स से 3.5, तो उसके या उसके बाद के जितने भी इंटीजर हैं वो लिख लो 5, 6, 7 और उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट ले लो। जैसे ग्रेटेस्ट में क्या होता है उसके पहले के सारे लिख लो, उनमें से सबसे ग्रेटेस्ट ले लो। वैसे ही स्मॉलेस्ट में क्या होता है कि जितने भी नंबर दिए गए उनको सबको जो नंबर दिया गया उसके आगे के सारे इंटीजर लिख लो, उनमें से स्मॉलेस्ट ले लो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। ऐसे ही अगर मैं सिर्फ 4 का लिखूं तो उसका आंसर तो ऑलरेडी 4 ही रहेगा, ठीक, उसमें कोई नहीं चेंज। अब -3.5 देख ले तो -3.5 कहीं यहाँ होगा, इसके पहले के सारे इंटीजर लिखो तो इसके पहले क्या होगा -3, -2, -1, 0 ऐसे करके, तो इसके पहले का इंटीजर क्या हो गया -3। तो इसका मतलब समझ आया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में लेफ्ट हैंड साइड पे जो सबसे पहला इंटीजर मिल जाए, अगर वो खुद इंटीजर नहीं है तो, अदरवाइज वो खुद इंटीजर है तो वही आंसर। वो इंटीजर नहीं है तो उसके पहले उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो पहला मिल गया वही मेरा GIF। स्मॉलेस्ट में अगर वो खुद इंटीजर है तो वही आंसर, अदरवाइज नहीं है देन उसके लेफ्ट राइट हैंड साइड चले जाओ, जो सबसे पहला इंटीजर मिल जाए वो आंसर। क्लियर? तो सेम ग्राफ बनता है स्मॉलेस्ट का, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है इसमें। ये पॉइंट मेरा 1, ये पॉइंट 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, -3, -4। अब इस बारी 0 से 1 के बीच में जी आंसर रहेगा 1 पे ऑफ कोर्स 1, ठीक, 1 पे 1, यस। फिर 1 से 2 के बीच में 2, 1 से 2 के बीच में ऐसा, फिर 2 से 3 के बीच में ओपन और ये, ठीक। ऐसे इधर आ जाओ, -1 और 0 के बीच में कुछ ऐसा, और 0 पे 0 ही ओपन, फिर ऐसे यहाँ पे दिस वन, ठीक। ये बात होता है इन्हीं का म्यूचुअल पार्ट बोल लो या जो भी बोलना बोल लो, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शन, अच्छा इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये मैंने गलत यहाँ पे बना दिया, आई थिंक ये सारा हटा दो यार। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ओपन करके, 0.5 का लिखना है तो 1 ऐसे, 3.5 का लिखना है तो 4, ठीक, ओपन ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होता है ऐसा ही। अगला है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है? इसका रिप्रेजेंटेशन ये होता है, ठीक। काम कैसे करता है? जैसे 3.5 लिखा है तो इसका जो फ्रैक्शन दिख रहा है मतलब 0.5 वही इसका आंसर हो जाएगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऐसे चलता है। -3.5 लिखा है तो क्या हो जाएगा? फिर भी आंसर 0.5, जितना फ्रैक्शन दिखेगा, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं इसको। -7.01 लिखा है तो आंसर कितना हो जाएगा? 0.01, ठीक। 7 लिखा है सिर्फ तो आंसर कितना हो गया? 7 के बाद क्या लगा? 0, तो आंसर 0। या -7 लिखा है सिर्फ तो आंसर 0, ठीक। तो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा फ्रैक्शन देता है, जो पॉइंट के बाद लिखा हुआ है, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है वही आंसर है। और फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x से, मतलब अगर जैसे मुझे -3.5 का लिखना है फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक, तो क्या लिखूंगा? सबसे पहले x मतलब -3.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.5। अब कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा? -3.5 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.5 कितना बनेगा? -4, क्लियर। तो बन जाएगा -3.5 और प्लस का 4 कितना आ गया? 0.5। तो ये इसका लिखने का तरीका है कि ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ऐसे ही मैं इसका अगर दिखाऊं कि 3.5 का फ्रैक्शनल पार्ट कैसे होगा, तो 3.5 माइनस फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.5, तो कितना हो जाएगा? 3.5, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.5 इज 3, आंसर इज 0.5, ठीक। ऐसे अगर मैं 7 का दिखाऊं तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7 कितना हो जाएगा? 7 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7, तो 7 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7 कितना? 7 खुद, तो आंसर 0। ये क्लियर हो गया? ओके, ठीक है। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो इसका ग्राफ बहुत अच्छा बनता है और बहुत ज़रूरी है, ठीक। पॉइंट्स 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। चलो जरा कुछ चीज़ें बताना मुझे। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 इज 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.1 इज 0.1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.2 इज 0.2,
अरे यही तो चीज़ें होंगी। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.5 इज 0.5, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.9 इज 0.9। मतलब 0 से 1 तक का ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बन रहा है कि जो x रखता हूँ वही y मिलता है, मतलब y इज इक्वल टू एक्स टाइप का। तो पहला तो ये बन गया ये, ठीक, यहाँ पे ये है 1। ओके ओके, नाउ कम टू 1 से 2 के बीच में जब मैं 1 लेता हूँ तो आंसर कितना आता है 0, मतलब यहाँ तो ये नहीं होगा, ये यहाँ होगा ग्राफ का पॉइंट, ठीक। अब 1 के बाद कैसे चलेगा, फिर से y इज इक्वल टू एक्स टाइप का, ऐसे, क्लियर। फिर यहाँ पे 2 पे 0 मिलेगा, फिर 2 के बाद आगे कैसे बढ़ेगा, फिर ऐसे 3 पे फिर इसको 0 मिलेगा, फिर 3 के बाद कैसे बढ़ेगा आगे 4 पे फिर इसको कैसे मिलेगा 0 मिलेगा, ऐसे ही -1 से इसके बीच में दिस, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज, 0 पे 0 वैल्यू, -2 से लेके 1 पे ये, यहाँ पे ओपन और -1 पे वैल्यू कितनी 0, ऐसे ये बना दो। क्लियर। इसका मतलब जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो हमेशा 0 से और 1 के बीच में होता है, 1 भी नहीं होता कभी, 1 भी कभी नहीं होता, वो 0 और 1 के बीच में, 0 होता है फॉर इंटीजर्स, अदरवाइज हमेशा 1 से छोटा। क्लियर है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज 0 इफ x इज इंटीजर, अदरवाइज कभी भी 0 नहीं होगा, जब इंटीजर होगा तभी 0 हो सकता है, अदरवाइज नहीं। क्लियर है। तो इसकी वैल्यू समझ आएगी 0 से 1 के बीच में हमेशा ग्राफ आएगा। ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। एंड लास्ट इसका नाम है सिंघम, सिग्नम फंक्शन, नॉट सिंघम, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन बहुत प्यारा है, देखो क्या है, SGN से रिप्रेजेंट करते हैं, SGN ऑफ x ऐसे करके, या SGN ऑफ x से y इज इक्वल टू, ये 1 होता है अगर x 0 से बड़ा हुआ, 0 होता है अगर 0 हो गया x खुद, और -1 होता है अगर x 0 से छोटा हुआ, ठीक। एक्चुअली सिग्नम फंक्शन जो होता है वो ऐसा होता है, x, ये दूसरा इसका फॉर्म है सिग्नम फंक्शन का, कि mod x अपॉन x। ग्राफ बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर 0 से और इन्फिनिटी तक जाए, मतलब पॉजिटिव हो, अगर 0 से बड़ा हो, तो ग्राफ की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू है 1, मतलब सिंपल सा ये सीधी लाइन, अब सीधी नहीं बनेगी, ये सीधी लाइन, ठीक, ये है 1। अगर 0 से बड़ा हुआ तो सीधा 1, अगर 0 से छोटा हुआ तो -1, और अगर 0 हुआ तो आंसर 0। यहाँ पे ओपन कर दो, यहाँ पे ओपन कर दो। ओपन का मतलब होता है कि 0 पे जो वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे जब मैं क्लोज करता हूँ, इसका मीनिंग होता है जो 0 पे वैल्यू है वो 0 है, ना कि ये नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक। तो ये ग्राफ बन गया इसका। सिग्नम फंक्शन ग्राफ कितना ईजी है, सोचो कि 0 से बड़ा 1, 0 से छोटा -1 और 0 पे 0। सारे फंक्शन बहुत ध्यान से पढ़ लेना, बता रहे हैं कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी मैं इसी से पूछूंगा और मार दूंगा अगर नहीं बता पाए कोई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनकी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बता लेंगे ना तो तुम दुनिया के सारे फंक्शन की कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बता लोगे, किसी की दम नहीं कि तुमसे बोल दे कि नहीं बता पा रहे हो। इसलिए मैं ये सारे फंक्शन बता रहा हूँ आपको कि ये फंक्शन दिमाग में चढ़ गए ना तो सारी चीज़ें कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की आ जाएंगी। ओके, तो ये 11 फंक्शन है, 11 फंक्शन की कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग पढ़ते चलेंगे, और 1-2 फंक्शन अगर मिल जाएंगे, अगर मेरे दिमाग में भी कुछ नहीं आ रहा है तो मैं बीच बीच में वो बार के तरीके से बता दूंगा। अच्छा, एक चीज़ और जान लो, वो जो साइन वाला फंक्शन मैंने बताया था उसमें जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में होती है, ये आई थिंक पता होगा आपको, इवन तो मैं फिर से बता देता हूँ। ये रहा साइन फंक्शन, साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन की वैल्यू जो होती है वो हमेशा sin x इज ऑलवेज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। ऐसे ही cos में cos इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। मतलब ये वाली चीज़ -1 है और ये वाली चीज़ 1 है, तो ग्राफ हमेशा -1 और 1 के बीच में ही रहता है। क्लियर है? अरे बोल दो एक बारी बस क्लियर है, मेरा दिल खुश हो जाए कि सर क्लियर है। ठीक, ये -1 ये 1, मतलब और इधर -1।
ठीक, ग्राफ हमेशा इनके बीच में रहेगा, ऐसे ही कॉस में -1 1 के बीच में। ओके ओके, अब आते हैं हम अपने असली खेल पे, जिसका नाम है कंटिन्यूटी। कि क्या बवाल है ये कंटिन्यूटी। ठीक, नाम से ही क्लियर है, कंटिन्यूटी का मतलब है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब लगातार रहे, कहीं टूटे बिखरे ना। ठीक, तो वो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। चलो, तो नहीं टूटने का क्या मतलब है कि जैसे फंक्शन कोई भी कॉन्सेप्ट किया मैंने, तो अगर वो मान लो यहाँ से यहाँ पे डिफाइन है, तो यहाँ से यहाँ में उसका ग्राफ बिना टूटे चलना चाहिए, जैसे भी चले, आई डोंट केयर, जैसे भी चले, बट वो बिना टूटे चलना चाहिए। ठीक, यहाँ से यहाँ तक ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं कंटिन्यूस फंक्शन। अब ये तो बात हुई कि ग्राफिकल की, हमेशा मैं ग्राफ तो ड्रॉ नहीं कर सकता, मुझे फंक्शन अगर एफ दे दिया गया यही x² - x अपॉन x + 3 ऐसे करके, अब इसका ग्राफ तो ड्रॉ नहीं कर सकता, तो कैसे निकालेंगे कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हम लोग उसके लिए पढ़ते हैं डेफिनेशन इसकी, कि कैसे कंटिन्यूटी किसी फंक्शन की बताई जाती है। राइट, ओके, सो कंटिन्यूटी ऑफ। अच्छा, पहली चीज़, जब भी कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन बोला जाए, तो तुरंत दिमाग में दो चीज़ें आनी चाहिए। पहली चीज़ कि किस फंक्शन की बताना है, विच फंक्शन, और दूसरी चीज़ आनी चाहिए कहाँ पे बताना है, किस पॉइंट पे, वेयर। ठीक, हमेशा याद रखना, कंटिन्यूटी में दो चीज़ें तुरंत दिमाग में आनी चाहिए, कि किस फंक्शन के लिए बतानी है मुझे कंटिन्यूटी, और किस पॉइंट पे बतानी है। ओके, ठीक है। तो अगर, तो इसकी डिफिनीशन कुछ ऐसे है कि फंक्शन f(x) is said to be continuous at point, इस पॉइंट पे x is equals to a पे, if लिमिट x टेंड्स टू a, f(x) is equals to उस पॉइंट की वैल्यू पे हो जाए। ये चीज़ समझ आती है क्या लिखा है? मतलब क्या है कि अगर मैं ये पॉइंट बोल दूं कि ये x इज इक्वल टू ए है, ठीक, ये है x इज इक्वल टू ए, तो मैं इसकी लिमिट निकालूँ। और लिमिट निकालने के तरीके, इधर से अप्रोच, इधर से अप्रोच, मतलब लिमिट x टेंड्स टू ए माइनस और लिमिट x टेंड्स टू ए प्लस, ये दोनों चीज़ें निकाली, वो वहाँ से लिमिट आ गई। लिमिट उस फंक्शन की वैल्यू पे, मान लो एफ ए यहाँ पे ऐसे डिफाइन है, सपोज ये एफ ए था, इधर इसको मीट कर दिया, तो ये एफ ए है, मतलब ए पे वैल्यू कितनी है उसकी, अगर उस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो गया तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इसका क्या मीनिंग है, इस चीज़ का मीनिंग है कि एल एच एल जो है वो आर एच एल के इक्वल हो, और वो चीज़ एफ ए के इक्वल हो। अगर ये तीनों चीज़ें होल्ड करती हैं तो उसको बोलते हैं फंक्शन जो है वो पॉइंट ए पे कंटिन्यूअस हो गया। ए पे एल एच एल निकालेंगे, आर एच एल निकालेंगे, और उसके बाद एफ ए निकालेंगे। अगर तीनों मैच कर गए देन ओके। एल एच एल आर एच एल निकालने का यहाँ मीनिंग ये है कि लिमिट अगर हमको नहीं पता, जैसे लिमिट में भी है, हमको पता था कि अगर लिमिट पता है पहले से, देन हम लोग एल हॉस्पिटल स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट से ही, मतलब जहाँ से फंक्शन दे रखा है। अदरवाइज हम लोग एल एच एल आर एच एल सेपरेटली निकालेंगे, फिर जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ के बाद एल हॉस्पिटल स्टार्ट कर देंगे। राइट, सेम क्राइटेरिया यहाँ है। एल एच एल आर एच एल तभी निकालेंगे जब मुझे नहीं पता होगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर मुझे पता होगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, देन वी जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द फंक्शन, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और उसकी एल हॉस्पिटल करके लिमिट निकाल देंगे, और फिर एफ ए से कंपेयर कर लेंगे कि एफ ए के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लियर है? ओके, अब ध्यान से सुनना इसको जरा। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट होती है यही चीज़। तो जैसे ये मान लो फंक्शन है मेरे पास, ठीक, ये कोई पॉइंट है x इज इक्वल टू ए, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिमिट निकाली मैंने, और ये एफ ए है, दिस पॉइंट इज एफ ए, ओके। मतलब ये एफ एक्स है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ए पे
वैल्यू, तो ए पे वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई इज इक्वल टू एफ, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ए रख देंगे, तो एफ ए पे क्या वैल्यू मिल रही है वो हम लोग देखेंगे। तो पहली चीज़ लिमिट में क्या था, हमको एफ ए से मतलब नहीं था, मुझे पता करना था कि वो लिमिट एल क्या होगी। यहाँ पे एफ ए से मतलब है, इसका मतलब वो फंक्शन जो होना चाहिए वो ए पे डिफाइन होना चाहिए एक बात। तो पहली चीज़ कंटिन्यूटी में आई, एफ शुड बी डिफाइंड ऑन ए पे वो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन नहीं हुआ तो कंटिन्यूटी का कोई मीनिंग नहीं, हम लोग कुछ नहीं बता पाएंगे उसके पहले। सबसे पहले उस फंक्शन क्योंकि हमको डिफाइन का मतलब समझ रहे हो ना, उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होनी चाहिए, एक डिफिनिट वैल्यू होनी चाहिए, मतलब रियल नंबर एक्सेप्ट इन्फिनिटी। ओके, इन्फिनिट ना होने पाए वो एफ ए, तो तब हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे, अदरवाइज कोई मतलब नहीं कंटिन्यूटी का, एक बात। ओके, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका यही है कि जैसे जैसे हम लोग इधर अप्रोच करें और इधर से अप्रोच करें RHL से, तो ये वाली वैल्यू लिमिट में क्या बोलते थे, किसी L पे चला जाए, अब वही L बन गया है यहाँ पे FA, मतलब एज x टेंड्स टू A, fx टेंड्स टू FA। ये है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि जैसे जैसे AX जो है वो A की तरफ आने लगे, वैसे वैसे जो fx है वो FA की तरफ आने लगे। ठीक, ओके, तो ऐसे ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे मैं पूछूं, बस मुद्दा यही है कि फंक्शन अगर ग्राफ में दिख गया कि टूट गया है तो सीधा बोल दो डिसकंटिन्यूअस है, अदरवाइज फिर हम लोग चेक करेंगे एफ। जैसे ये मैं एक ग्राफ बना दूं ऐसे करके, ठीक, ये है लेट्स से वैल्यू 1 और ये है 2, मतलब ग्राफ कैसे चला है, एक्स इज इक्वल टू लेट्स से 3 पे, तो 3 तक आते आते ग्राफ ऐसे चला है, ये 1 तक गया और जैसे ही 3 के आगे आया ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक, अब देखो फंक्शन बीच में टूट गया का मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 3 पे। बाकी सारे पॉइंट्स पे अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पे फंक्शन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक -∞ से लेके 1 तक फंक्शन टूटा नहीं, इसका मतलब -∞ से लेके 3 तक फंक्शन कंटिन्यूअस है, फिर 3 से लेके इन्फिनिटी तक फिर से कंटिन्यूअस है, बट एट पॉइंट 3 दिस इज डिसकंटिन्यूअस। ओके, तो टूटने का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं ग्राफ बीच से ब्रेक हो जाएगा। ओके, ठीक है, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल में कंटिन्यूटी का क्या मीनिंग होता है, तो मैंने माना मैं ये बोलूँगा कि fx is said to be continuous in I को एक इंटरवल है, इंटरवल कैसा मतलब A से B ऐसे हो सकता है, या A से B ओपन इंटरवल हो सकता है, या एक ओपन दूसरा क्लोज, या दूसरा ओपन और लास्ट वाला ओपन, पहला क्लोज लास्ट वाला ओपन, ऐसे हो सकते हैं। इंटरवल का मतलब ये कि 0 से 3 के बीच में बोला, 0 से 3 मतलब फिर 0 इंक्लूड हो रहा है और 3 इंक्लूड हो रहा है, इसका ये मतलब होता है। ओके, तो किसी इंटरवल I में वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस इन, या इन नहीं, एट ईच पॉइंट ऑफ I, मतलब हर एक फॉर ऑल A बिलोंगिंग्स टू A, जितने भी A I के अंदर आ रहे हैं, अब जैसे मैं बोल दूँ 2 से लेके 3 तक, तो इसके बीच में क्या क्या आ रहे हैं, 2 के आगे और 3 के बीच में जितने भी रियल नंबर है उन सारे पॉइंट्स के लिए फॉर ऑल A बिलोंगिंग्स टू A I if इज कंटिन्यूस। तो हर एक ए के लिए जो उस इंटरवल में आ रहे हैं, उन हर एक ए के लिए एफ अगर कंटिन्यूस हो गया तो उसको बोलेंगे कि वो पूरे इंटरवल में कंटिन्यूस हो गया। ये बात समझ आती है? ओके, ध्यान से सुनना इस बात को, क्यों मैंने बताया ये चीज़, कि अगर मुझे इंटरवल जैसे सपोज ये दे दिया जाए, जैसे यही अभी ग्राफ था ऐसे करके, और ये बोल दिया गया -2 से लेके 2 के बीच में बताओ। अब अगर मैं ओपन इंटरवल बोल दूं -2 से 2, इसका मतलब मुझे सारे पॉइंट्स पे चेक कर लेना होगा। इस पॉइंट्स पे अगर मैं बोलूं तो मैं LHL इधर से आ जाऊंगा, RHL इधर से आ जाऊंगा और फंक्शन की वैल्यू यहाँ से निकाल लूंगा। ये बात समझ आती है? मुझे मिल जाएगा। ऐसे ही इस पॉइंट पे अगर बोलूँ तो LHL इधर से आ जाऊंगा, RHL इधर से आ जाऊंगा और फंक्शन की वैल्यू निकाल लूंगा। बट अगर मैं बोलूँ कि इस इंटरवल में चेक करो, तो आप 2 पे कैसे चेक करोगे? तो कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट्स। तो एंड पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी का क्या मीनिंग होता है? जैसे अगर मैं बोलूँ कि कोई भी इंटरवल आई है, क्या है, A से B पे, तो अगर मुझे चेक करना है एट x इज इक्वल टू ए पे चेक करना है, तो मैं सिर्फ LHL नहीं लूँगा, RHL देखूंगा क्या RHL FA के इक्वल है। क्योंकि इस पॉइंट पे ना,
इस पॉइंट पे हम लोग इधर से आ ही नहीं सकते, बिकॉज ये डोमेन में है ही नहीं, -2 से 2 है, सिर्फ -2 से 2 दे रखा है इतने में, तो इसका मतलब हम लोग इधर से आ ही नहीं सकते, इधर इसका डोमेन ही नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग इधर से आएंगे और उस पॉइंट पे चेक करेंगे, क्योंकि उस पॉइंट पे डिफाइन होना चाहिए। अभी मैंने बताया कि कंटिन्यूटी तभी उस पॉइंट पे चेक करेंगे किसी भी पॉइंट पे जब उस पॉइंट पे डिफाइन हो। डिफाइन का मतलब एफ ए एग्जिस्ट करे, तो एफ ए तो एग्जिस्ट करेगा, F2 कुछ ना कुछ तो बताया जाएगा यहाँ पे, इसको आगे बढ़ा के ऐसे करके, ठीक, कि F2 आपका ये है, राइट। बट इधर से नहीं आ पाएंगे बिकॉज ये डोमेन में नहीं है, तो इंड पॉइंट पे हमेशा एक तरफ से चेक होती है। RHL चेक कर लेंगे इधर से आके कि क्या वैल्यू हो रही है और FA के इक्वेट करा देंगे, अगर इक्वल हो रही है तो कंटिन्यूस है, अदरवाइज नहीं है। ऐसे ही इस पॉइंट पे कैसे चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू बी हम लोग LHL आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे, LHL इज इक्वल टू FA, अगर FB अगर ऐसा हो गया देन इट इज कंटिन्यूस, अदरवाइज नॉट, ठीक। तो इंड पॉइंट पे हम लोग RHL और LHL से आते हैं, ये बात समझ आ रही है। इंड पॉइंट पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ RHL चेक करते हैं, LHL, ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई। सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें चेक करनी है, LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू। अगर इंड पॉइंट है तो या तो LHL या RHL सिर्फ, ठीक, ओके। अब देख लेते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस कब नहीं होता है, ठीक। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटीज, कंटिन्यूटीज, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, ठीक। अभी बताया, फिर मैं बताता हूँ। कंटिन्यूटी का मीनिंग LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू, ठीक। पहली कंडीशन हो सकती है कि LHL और RHL एग्जिस्ट ही ना करे, एग्जिस्ट ही ना करे, एग्जिस्ट का मतलब इन्फिनिटी बन जाए, डज नॉट एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल अभी देखा था हम लोगों ने, 10x एट x इज इक्वल टू π/2, π/2 पे क्या मिला था, LHL इन्फिनिटी, RHL माइनस इन्फिनिटी। अरे याद करो, π/2 पे क्या मिला था, LHL मतलब जब हम लोग इधर से आए थे तो माइनस इन्फिनिटी, RHL प्लस इन्फिनिटी, नहीं, LHL इन्फिनिटी और RHL माइनस इन्फिनिटी। 10x का ग्राफ कैसे बना था, ये करके बना था। π/2 पे अगर मैं ये π/2 है, अगर इस पर मैं देखूं तो मेरा LHL क्या मिलेगा, LHL इन्फिनिटी, क्योंकि जैसे जैसे हम इधर अप्रोच करेंगे वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू बढ़ती ही जा रही है। यहाँ बहुत छोटी तो इतनी हुई, फिर इतनी हुई, फिर और बढ़ी, फिर और बढ़ी, जैसे जैसे हम इधर अप्रोच किए इन्फिनिटी चली गई। और ऐसे ही इधर ग्राफ था, ऐसे करके। RHL में क्या, सबसे पहले ये देखी तो ये मिली, फिर और पास आए तो और दूर मिली, फिर और पास आए तो और दूर मिली, जैसे जैसे इधर अप्रोच करेंगे वैसे वैसे वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। तो दोनों एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, ना LHL एग्जिस्ट कर रहा है ना RHL एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें है कोई एक एग्जिस्ट ना कर पाए, ठीक। या तो RHL खराब हो जाए या LHL खराब हो जाए, तो तब फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो पहली कंडीशन, पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है डिसकंटिन्यूस होने की। इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। हाँ, फर्स्ट काइंड नहीं, सेकंड काइंड। ये सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी है जिसमें LHL RHL एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरा, अब अगर एग्जिस्ट कर गए बट इक्वल नहीं हुए, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL इफ एंड बोथ एग्जिस्ट। दोनों एग्जिस्ट तो कर रहे हैं बट इक्वल नहीं है। जैसे एक मैं फंक्शन बना दूं ये करके, ऐसे करके, ठीक, या ऐसे करके, यहाँ ऐसे रहा, फिर उसके बाद ऐसे चल गया, ऐसे, ठीक। तो यहाँ क्या हो रहा, अगर मैं इस पॉइंट पे बोलूँ x इज इक्वल टू लेट्स से 2 पे, तो 2 पे क्या होगा, इधर से मैं आऊँगा तो फंक्शन की वैल्यू कुछ ये मिलेगी। मतलब अगर ये मैं लिख दूँ, ये 1 है पॉइंट और ये है 2, ठीक। तो इधर से आऊँगा तो LHL कितना मिलेगा, LHL मिलेगा 1, क्योंकि जैसे जैसे मैं इधर अप्रोच कर रहा हूँ वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू 1 पे जा रही है। इधर से मैं आऊँगा तो RHL क्या मिलेगा, 2, RHL क्या मिलेगा 2, अरे करेक्ट है ना, RHL कितना मिलेगा 2, ठीक, ओके। तो इसका मतलब दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, 1 आ रहा है 2 आ रहा है, बट ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसका दूसरा बोल सकते हो कि लिमिट एग्जिस्ट ना करे। इसका मतलब क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, दोनों इक्वल तो है, दोनों फाइनाइट तो है बट दोनों इक्वल नहीं, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है डिसकंटिन्यूटी की, तो इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। अरे बोलो, ठीक रहा, ओके। नेक्स्ट, तीसरी कंडीशन कि अगर LHL RHL के इक्वल भी हो जाए
बट वो एफ ए के इक्वल ना हो पाए, मतलब जो फंक्शन की वैल्यू है उसकी इक्वल ना हो पाए, ये कंडीशन हो सकती है। तो इसको बोलते हैं रिमूवेबल कंटिन्यूटी। मतलब रिमूवेबल इसलिए बोलते हैं कि एक चीज रिमूव करके आप इसको कंटिन्यूस बना सकते हो, क्या करके, एफ ए की वैल्यू बदल के। मतलब जो एल एच एल आर एच एल सपोज आया ये 2, ये भी आया 2, अब फंक्शन की वैल्यू 3 है वहां पे, तो इसको हटा दो, इसको रिमूव कर दो, इसकी जगह 2 लिख दो। अगर एफ ए को मैं 2 ले लूँ तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं रिमूवेबल कंटिन्यूटी। मतलब एक चीज रिमूव करके मैं उसको कंटिन्यूस बना सकता हूँ। ठीक, तो ये 3 पॉसिबिलिटी हैं। पहली पॉसिबिलिटी, या तो फंक्शन या तो एल एच एल आर एच एल एग्जिस्ट नहीं करेगा, या उनमें से कोई एक एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर एग्जिस्ट कर गया बट इक्वल नहीं होगा। तीसरी पॉसिबिलिटी कि अगर इक्वल भी हो गया बट ऐसा हो सकता है कि वो एफ ए के इक्वल ना हो। ठीक, ओके। तो इसका मतलब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मुझे एल एच एल आर एच एल आना चाहिए, या लिमिट वहां पे पता होनी चाहिए और उसकी फंक्शन की वैल्यू पता होना चाहिए। क्लियर? अगर लिमिट एग्जिस्ट करी और फंक्शन की वैल्यू की इक्वल हो गई तो कंटिन्यूस, अदरवाइज नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, अब जितने भी ग्राफ अभी तक हमने पढ़े हैं वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन सा ग्राफ कंटिन्यूस है कौन सा नहीं, इसलिए मैं बार बार पॉइंट कर रहा था, ग्राफ समझ लो सही से अच्छे से। ठीक है, चलो पहला ग्राफ कौन सा था? कांस्टेंट फंक्शन कुछ ऐसा था इसका वो। चलो किसी भी पॉइंट पर अगर मैं बोलूँ x इज इक्वल टू सी पे एल एच एल क्या आएगी? मान लो ये y इज इक्वल टू सी ग्राफ है। ठीक, या सी नहीं, y रियल ग्राफ लेके देखो, y इज इक्वल टू 3 ग्राफ है। ठीक, ये कांस्टेंट ग्राफ है। अब x इज इक्वल टू 1 पे मुझे चेक करना है कि कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। इसका मतलब ये पॉइंट है 3, 0,3, राइट। अब अगर इधर से अप्रोच करोगे तो हमेशा फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी? 3, हमेशा 3 मिलती रहेगी। ठीक, तो एल एच एल कितना हो गया इसका? 3। इधर से अप्रोच करोगे तब भी वैल्यू हमेशा 3 मिलती रहेगी, तो आर एच एल कितना हो गया इसका? 3। और फंक्शन की वैल्यू देखोगे, अगर 1 पे वैल्यू भी देखोगे तो कितनी मिलेगी? 3। इसका मतलब तीनों इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है। तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, पूरे रियल लाइन पे कंटिन्यूस होता है। ठीक, ओके। दूसरा क्या पढ़ा था? पॉलिनोमियल फंक्शन। और जो टूटे वही डिसकंटिन्यूस होगा, अदरवाइज नहीं। पॉलिनोमियल फंक्शन में पहला पढ़ा था y इज इक्वल टू एफ एक्स, सॉरी y इज इक्वल टू एक्स, या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये वाला सब पॉइंट पे कंटिन्यूस है। किसी भी पॉइंट पे देख लो कहीं टूटा नहीं है, इसका मतलब कंटिन्यूस। अगला y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2n और y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2n+1, ये पढ़े थे दो चीजें। x 2n का ग्राफ कैसे बनता है? ये करके x स्क्वायर, x पावर 4, x पावर 6। और 2n+1 का ग्राफ कैसे बनता है? ये करके। सारे कंटिन्यूस हैं, कहीं टूट नहीं रहे। इसका मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होते हैं, पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूस होते हैं। क्लियर? ओके। तीसरा क्या पढ़ा था? एक्सपोनेंशियल ग्राफ क्या था? y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का। याद है कर्व कैसे था? एक्सपोनेंशियल क्या था? y इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स, या एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स। ग्राफ याद है? ऐसे कुछ था यू करके, कहीं भी टूटा नहीं है। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक ये सारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ऐसे ही हम लोगों ने a की पावर x और के 2 ग्राफ बनाए थे, डिपेंड करता था a 0 1 के बीच में है या फिर a 1 से बड़ा है। कैसे ग्राफ बनाया था? ये था पहला ग्राफ, जब a 1 से बड़ा हो, अदरवाइज तो कैसे बन जाता था? जब a 0 और 1 के बीच में हो। करेक्ट? ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगा? मेरा फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कहीं नहीं टूट रहा है। ओके। फोर्थ, लॉग फंक्शन कैसे था? जल्दी बताओ। ग्राफ याद है उसका? ऐसा बना था। ठीक, y इज इक्वल टू लॉग x का। अच्छा, इसमें देखो यहाँ हम लोग यहाँ पे बात इसकी नहीं करेंगे बिल्कुल भी इस डोमेन में। इसका डोमेन ही है 0 से लेके इन्फिनिटी, मतलब 0 टू इन्फिनिटी, यही इसका डोमेन है। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग बात करेंगे क्या 0 से इन्फिनिटी पे ये कंटिन्यूस है। तो देखो 0 ओपन कर दो और इधर इन्फिनिटी। 0 के पहले कोई भी नंबर लोगे, मैं उसकी वैल्यू तुमको बता दूंगा, चाहे तुम जितने पास मिलो। 0 पे नहीं बताऊंगा क्योंकि लॉग 0 कितना हो जाता था? लॉग 0 इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। करेक्ट?
तो जीरो पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, जीरो पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग उसकी कंटिन्यूटी का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक ग्राफ कहीं भी टूटा नहीं है। अगर कहीं भी नहीं टूटा इसका मतलब ग्राफ हमेशा कंटिन्यूस है। ठीक, तो जीरो से इन्फिनिटी पे कंटिन्यूस है, बाकी इसके डोमेन में कोई बात नहीं है, तो अपने डोमेन में हमेशा कंटिन्यूस है। ठीक, ओके। फिफ्थ, तुम लोग सोच रहे हो कि सारे फंक्शन तो कंटिन्यूस हैं, अभी मिलेंगे थोड़ी देर रुको। फिफ्थ था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पहला कर्व था साइन एक्स का। कैसे बना था? y इज इक्वल टू साइन एक्स, ऐसे करके ठीक। फंक्शन हर पॉइंट पे टूटा नहीं है या किसी पॉइंट पे भी टूटा नहीं है, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है थ्रू आउट द रियल नंबर, पूरे रियल नंबर पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। ऐसे y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ बना था। कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बना था? यूं करके, ठीक। फिर से थ्रू आउट द रियल नंबर, कहीं फंक्शन टूटा नहीं है, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है पूरे रियल नंबर पे। अब आते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन पे। देखो अगला क्या था? tan x y इज इक्वल टू tan x। जरा ग्राफ बताइएगा। ठीक, ये समझ आ रहा है? तो मैं हटा दूं। ऐसा ग्राफ बना था, ये जो बीच में लाइंस बन रही हैं ये वाली, ये है -π/2। इधर जो ये लाइन बीच में बन रही है दिस इज -π+π/2। फिर उसके बाद ये 3π/2, फिर इधर -3π/2। ये थी सारी। ओके, जरा बताना क्या π/2 और -π/2 और π/2 के बीच में ग्राफ कहीं भी टूटा है? नहीं, बिल्कुल बिना बिखरे बिना टूटे चल रहा है। ठीक, कंटिन्यूअस ग्राफ चल रहा है। इसका मतलब -π/2 से ओपन, -π/2 से π/2 के बीच में ग्राफ कंटिन्यूअस है। लेकिन क्या π/2 पे कंटिन्यूअस है या -π/2 पे कंटिन्यूअस है? नो, बिकॉज -π/2 के ना LHL एग्जिस्ट कर रहा है ना RHL एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, LHL से आओगे इन्फिनिटी जाएगा, RHL से आओगे माइनस इन्फिनिटी जाएगा। ऐसे ही π/2 पे LHL आओगे इन्फिनिटी जाएगा, RHL आओगे माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो फंक्शन इन पॉइंट्स पे जहाँ पे फंक्शन इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब n2n+1 π/2, इन पॉइंट्स पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब जितने भी ऑड है, देखो 3, 1, 5, 7 ऐसे करके है ना, तो सारे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ये चीज़ समझ आती है? ओके, तो नॉट कंटिन्यूअस ऑन दिस। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कैसे ग्राफ बना था, याद है कुछ? नहीं याद है? देखो ऐसे बना था, ओपन हो गया, फिर यहाँ पे क्लोज हुआ था, ओपन हो गया, फिर यहाँ पे क्लोज हुआ था, ओपन हो गया। ठीक, ऐसे ही इधर से क्लोज हो गया। ठीक, कुछ ग्राफ ऐसा बना था, यहाँ ये है 1 पॉइंट, ये है 2, ये है 3, ये है -1, ये है 0, यहाँ पे क्लोज रहेगा, ये है -2 ऐसे करके, राइट। तो ये फंक्शन बताओ कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस है? तो देखो अगर मैं 0 से 1 के बीच में चलूँ यहाँ पे, तो फंक्शन बहुत आसानी से चल रहा है, कहीं टूट नहीं रहा है। मतलब ओपन 0 ओपन 1 के बीच में फंक्शन कहीं नहीं टूटा। जैसे मैं 1 पे आया, फंक्शन इधर यहाँ पे टूट के ऊपर पहुँच गया तुरंत। फंक्शन यहाँ से टूटा और ऊपर पहुँच गया, ऐसे चलने लगा, फिर टूटा, फिर और ऊपर पहुँच गया। समझ रहे हो ना? ये रुका, यहाँ से टूटा, ऊपर एक शिफ्ट किया, फिर चलने लगा, फिर टूटा, फिर ऊपर शिफ्ट किया, फिर चलने लगा। तो इन पॉइंट्स पे अगर मैं बोलूँ, इन पॉइंट्स पे
1 पे या 2 पे या 3 पे या 0 पे, -1 पे, -2 पे, इन पॉइंट्स पे अगर मैं LHL बताना, अगर 1 पे LHL बोलूँ तो कितना आएगा? LHL मतलब लेफ्ट हैंड साइड से जाते जाओ, तो जब लेफ्ट हैंड साइड से पास पहुँचोगे तो फंक्शन की वैल्यू कहीं यहाँ पहुँच जाएगी, मतलब 1 पे, तो LHL कितना आएगा? 1। RHL अगर मैं बोलूँ इसी पॉइंट पे RHL, तो RHL मतलब इधर से अप्रोच करेंगे तो यहाँ से फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी? पहले तो ये मिलेगी, फिर और पास आओगे तो ये मिलेगी, ये वाली, फिर जैसे जैसे पास आते जाओगे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी 2, मतलब ये। अब देखो फंक्शन, ये कौन सी कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड क्या थी? LHL RHL एग्जिस्ट करेंगे बट आपस में इक्वल नहीं होंगे, इसका मतलब 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ऐसे 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो नॉट कंटिन्यूअस एट इंटीजर्स। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि एक ऐसा फंक्शन बताओ जो सब पे कंटिन्यूअस होता हो सिर्फ इंटीजर को छोड़ के, मतलब पूरे रियल लाइन पे कंटिन्यूअस हो, सिर्फ इंटीजर को छोड़ दिया जाए, तो GIF एक ऐसा फंक्शन है जो हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है, बाकी सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है। आप किसी भी पॉइंट पे पकड़ लो, आप बोलोगे कि मैं इस पे चेक करना चाहता हूँ, हाँ बोलो, ठीक है, इस पे चेक करोगे तो आपको LHL जो मिलेगा वही RHL मिलेगा और वही फंक्शन की वैल्यू भी मिलेगी, नो डाउट। बट क्योंकि फंक्शन उनके बीच में क्या है, बिल्कुल चल रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है, कहीं टूटा नहीं है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स ऐसे होंगे जिन पे ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, बाकी हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, अरे बाकी हर पॉइंट्स पे कंटिन्यूस होगा, ठीक। ऐसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाद स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन भी क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूस होते हैं, डिसकंटिन्यूस एट इंटीजर्स, जेड मतलब इंटीजर्स, जेड पे डिसकंटिन्यूस होंगे, ओके। तो ये बात होगी किसकी? GIF और SIF की। आई थिंक एक हम लोग बीच में और भूल रहे हैं, मॉडुलस फंक्शन, इसके पहले पढ़ा था, ओके। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस क्या था? मॉडुलस फंक्शन y इज इक्वल टू मॉड x, ग्राफ कैसा था? V शेप, ये लाइन ऐसा करके था ग्राफ। कहीं टूटा है फंक्शन? नहीं जी, जहाँ से स्टार्ट किया होगा -∞ बहुत दूर होगा, कहीं वहाँ से स्टार्ट किया होगा, चलता चला आ रहा है और अपना डायरेक्शन बदली, फिर इधर चलता चला गया, ठीक। कहीं इसने अपने आप को बीच में ब्रेक नहीं किया, कहीं भी अपने आप को ब्रेक नहीं किया, उसने डायरेक्शन बदल ली है बस। जैसे अगर यही मैं पॉलिनोमियल को बना दूँ ऐसा करके, पैराबोला y इक्वल टू x स्क्वायर वाला, समझ रहे हो नहीं? y इक्वल टू x स्क्वायर वाला है, तो इसने भी क्या करा था? चला आया था कहीं से, अपनी डायरेक्शन बदली, फिर इधर चला गया, ठीक। वैसे ही मॉड्यूलर फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस इन रियल नंबर, कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं, तो कंटिन्यूअस ऑन R, पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, ठीक, ओके। फिर उसके बाद पढ़ा था सिग्नम फंक्शन, SGN फंक्शन। SGN ऑफ x क्या था? SGN ऑफ x 1 था अगर x 0 से बड़ा है, 0 था अगर x 0 है, और -1 था अगर x 0 से छोटा है, ठीक। इसका ग्राफ कैसे बना था? बहुत प्यारा ग्राफ बना था इसका, 1 -1 और 0, ठीक। यहाँ पे ओपन, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज्ड, 0 पे 0, अदरवाइज इसके पहले 1। अब बताओ फंक्शन कहाँ टूटा है? सिर्फ 0 पे। अगर मैं इसके पहले बोलूँ तो ग्राफ ऐसे चल रहा है, ऐसे चलने का मतलब है कि ग्राफ जैसे कांस्टेंट फंक्शन चलता है, उस इधर ग्राफ कैसे चल रहा है? जैसे कांस्टेंट फंक्शन चलता है। अरे बोलो हाँ, ऐसे करके, राइट। तो ग्रेटर देन 0 के लिए कांस्टेंट फंक्शन की तरह ट्रीट हो रहा है, लेस देन 0 के लिए कांस्टेंट फंक्शन की तरह ट्रीट हो रहा है। सिर्फ 0 पे क्या हो रहा है? अगर 0 पे मैं LHL पूछ लूँ आपसे, आप बता पाओगे? जैसे जैसे मैं इधर अप्रोच करता हूँ वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू मुझे क्या मिलती है? 1। इसका मतलब 0 पे LHL कितना होगा? -1 मिलती है। ऐसे ही अगर मैं RHL पूछूं तो जैसे जैसे मैं इधर अप्रोच करता हूँ वैसे वैसे मुझे वैल्यू कितनी मिलती है? 1। इसका मतलब जब इसको पास आ जाऊंगा तो RHL कितना मिल जाएगा मुझे? 1। लेकिन फंक्शन की अब देखो, -1 पहले ही खत्म हो गया कि कंटिन्यूस नहीं है। कौन सी कंटिन्यूटी? सेकंड टाइप ऑफ फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि LHL RHL आपस में इक्वल नहीं है, एग्जिस्ट कर रहे हैं बट इक्वल नहीं है, करेक्ट। तो इस टाइप, तो ये हो गया। और अगर FA से मैं कंपेयर कराऊँ, FA मतलब F0, 0 पे वैल्यू कितनी है? 0, मतलब ना LHL इक्वल है RHL के और ना ही RHL भी इक्वल है F0 के, मतलब 0 पे फंक्शन क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस। तो ये सिर्फ होता है डिसकंटिन्यूअस एट
डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। बाकी सारे पॉइंट्स पे ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए एक ऐसा फंक्शन बताओ जो सिर्फ एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होता हो, तो वो फंक्शन कौन सा है? वो है मेरा सिग्नम फंक्शन। ठीक, तो ये हो गई कंटिन्यूटी की बात। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। कंटिन्यू ये हो गई जो हम लोग अभी तक पढ़े थे उस सारे फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात। अब यही फंक्शन हम लोग डिफरेंशियबिलिटी में भी देखेंगे कि उनकी डिफरेंशियबिलिटी वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर बेस्ड। तो क्वेश्चन नंबर 1 कैसे और क्वेश्चन पे चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस, क्योंकि सबका ग्राफ तो हम नहीं जानते ना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, फंक्शन दे रखा है f(x) is equals to sin 2x upon 2x when x is less than 0 and x plus 2 when x is greater than or equal to 0। मुझे डिस्कस करना है कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया है। LHL RHL फंक्शन की वैल्यू। ठीक, तो अगर मैं पहले तो बोलूँ फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू मतलब 0 पे वैल्यू कितनी है, तो इक्वलिटी कहाँ दे रखी है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x या तो ग्रेटर देन 0 होगा या x इक्वल टू 0 होगा, तो वैल्यू यहाँ से आएगी। ठीक, ऐसा समझना इसको, बहुत सिंपल सा है। f(x) इज इक्वल टू x प्लस 2 है। अगर x 0 हुआ या फिर x ग्रेटर देन 0 हुआ तो यहाँ से निकलेगा। अब अगर मैं बोलूँ f0 की वैल्यू बताओ तो क्या बता दोगे, 0 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रख दोगे, प्लस 2, तो आंसर कितना आ गया 2। ठीक है, तो f2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अगर मैं बोलूँ कि f-1 की वैल्यू बताओ, फिर यहाँ से नहीं निकालोगे बिकॉज यहाँ ये दे रखा है कि f(x) इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन 2x व्हेन x इज लेस देन 0। तो अब जो f-1 रखा है वो लेस देन 0 है, ये -1, तो इसकी वैल्यू यहाँ से आएगी साइन 2 -1 अपॉन 2 इंटू -1, ऐसे कर 0 आ गया, ये समझ आ गया। ओके, नाउ अब मुझे LHL निकालना, RHL निकालना। तो LHL, अब इसका मतलब समझना, ये x 0 है, ये नंबर लाइन पे 0 है, यहाँ x ग्रेटर देन 0 है, यहाँ x लेस देन 0 है। तो अगर हम LHL निकालेंगे मतलब हम लोग इधर से अप्रोच करेंगे। इधर से जब भी अप्रोच करते हैं तो मुझे इस वाले पार्ट पे ट्रेवल करना पड़ेगा, राइट। यहाँ जब x लेस देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ से मिलती है, फंक्शन की वैल्यू यहाँ से मिलती है। ओके, तो LHL कैसे निकलता था, लिमिट h टेंड्स टू 0, या एक और स्टेप में लिख दूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h। अब कौन सा फंक्शन पे चलोगे, जो पहला फंक्शन है साइन 2x अपॉन 2x वाला, बिकॉज हम लोग x से कम पे आ रहे हैं, मतलब हम लोग इस डायरेक्शन में हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या मिलती है, पहली वाली, मतलब ये ठीक, और ये दूसरी है, तो ये सारी वैल्यू यहाँ में मिलेगी। ठीक है, ओके, तो अब कैसे आएगा वैल्यू, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2 माइनस h अपॉन 2 माइनस h, माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि साइन माइनस नहीं ले पाता है तो बाहर कर देगा, तो माइनस साइन 2h अपॉन यहाँ माइनस 2h, ये कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2h अपॉन 2h। अब फॉर्म कौन सी बन रही है, 0/0, लॉपिटल लगा दे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2h लगाओगे कॉस 2h इंटू 2h का 2। अरे ये बात समझ आई, डिफ्रेंशिएट कैसे किया है, नीचे 2h का हो जाएगा 2 और h का हो जाएगा 1। ठीक, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो सिंपल आ गया लॉ साइन सॉरी कॉस 2h h की जगह 0 रख दोगे तो कॉस 0, तो आंसर इज 1। LHL कितना आ गया, 1 आ गया, बोलो हाँ। LHL कितना आ गया, 1 आ गया। ओके, ऐसे ही RHL निकालेंगे। RHL कैसे आएगा, RHL तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, तो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h। अब किधर से आ रहे हैं, हम लोग इधर से अप्रोच कर रहे हैं, इस साइड से, इस साइड से फंक्शन की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, 2 वाले से, मतलब यहाँ से 2 प्लस h से, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ h रख दो, तो क्या मिलेगा मुझे, ये मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ h, तो h प्लस 2
एच की जगह 0 रख दिया तो आंसर आ गया 2। यहाँ से क्या मुझे यहाँ से मुझे क्या मिला, LHL बनाया है, RHL क्या बोलते हैं 2 आया है। दिस मीन्स दैट कि LHL RHL इक्वल नहीं है। कौन सी डिसकंटिन्यूटी हो गई, हियर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL बट एग्जिस्ट कर रहे हैं दोनों लेकिन इक्वल नहीं है, मतलब फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी जिसमें दोनों एग्जिस्ट तो करते हैं बट इक्वल नहीं होते, कंटिन्यूटी, राइट। तो दे आर नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गई बात, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पहले कुछ और कर लेते हैं पहले चीज। नेक्स्ट है टॉपिक अलजेब्रा ऑफ द कंटिन्यूटी। सब में हम लोग अलजेब्रा जरूर पढ़ते हैं, अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंस है, लोग हल्के में लेते हैं, अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, अलजेब्रा मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और इसमें कॉम्पोजिशन भी आ जाएगा क्योंकि एफ ऑफ जी ऑफ एफ क्या बन जाता है, ठीक। तो पहला तो पहले मैं लेके चलूंगा एफ और जी जो है वो कंटिन्यूअस हैं, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। अब मुझे बताना है पहला एफ प्लस जी, दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, माइनस बी, ऐसे ही एफ प्लस बोलो या एफ माइनस जी बोलो या एफ प्लस जी बोलो, दो वो फंक्शन जैसे मैं बोलूँ एक्स और साइन एक्स, दो चीज़ें हैं जो कंटिन्यूअस होती हैं, क्या बोलते हैं 0 पे, मैंने बताया था 0 पे x भी कंटिन्यूअस है, y इज इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ भी कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, और साइन x वाला ग्राफ भी कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, राइट। तो x पे भी कंटिन्यूअस होगा, तो इनका दोनों का सम भी x पे कंटिन्यूअस होगा, या इनका दोनों का माइनस भी x पे कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है, ओके। दूसरा f इंटू जी इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए पे f इंटू जी भी कंटिन्यूअस है, जैसे x इंटू साइन एक्स अभी मैं बोल दूँ तो वो भी कंटिन्यूअस होता है एट x इज इक्वल टू ए पे। तीसरा अपॉन में क्या होता है, क्या अपॉन भी कंटिन्यूअस होता है, f अपॉन जी, तो दिस इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू ए इफ, कंडीशन है इसमें कि g ऑफ a जो a पे वैल्यू आ रही है वो 0 ना हो, बस उस पॉइंट पे वैल्यू g की 0 ना, मतलब जो डिनोमिनेटर में है उसकी वैल्यू जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं, मान लो x इक्वल टू 3 पे चेक करने जा रहे हैं, तो g ऑफ 3 0 ना होने पाए, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ x अपॉन साइन एक्स एट x इज इक्वल टू 0 के बारे में क्या बता पाओगे, तो मुझे नहीं पता, बिकॉज साइन 0 हो जाता है, मतलब इस पे 0 पे वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो मैं इसमें नहीं बता सकता। बट अगर मुझसे बोला कि साइन 3 x इज इक्वल टू 3 पे बताओ, तो यस इट इज कंटिन्यूअस, बिकॉज साइन 3 0 नहीं होता है, या साइन 4 0 नहीं होता, साइन पाई वापस आके 0 बनता है, या पाई बाई 2 पे बताओ तो पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस, बिकॉज ये कंटिन्यूअस है पाई बाई 2 पे, ये कंटिन्यूअस है पाई बाई 2 पे, और जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है पाई बाई 2 पे, इसका मतलब उसका जो डिवीजन है वो भी कंटिन्यूअस हो। ये बात समझ आती है। f अपॉन जी इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a इफ डिनोमिनेटर पे वैल्यू उसकी 0 ना हो, g ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर, ओके। फोर्थ पॉइंट, अब f ऑफ g के बारे में क्या ख्याल है कि f ऑफ g कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा एट x इज इक्वल टू a और नॉट। देखो g तो कंटिन्यूअस है a पे, तो f ऑफ g होगा कंटिन्यूअस इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a इफ, कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि f ऑफ x, जो f ऑफ x है शुड बी या इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जी। इसका मतलब क्या समझ रहे हो, इसका मतलब है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ, मान लो x और साइन x दो हैं, या x ना करके x स्क्वायर कर लो, ज़्यादा समझ आएगा। ये f है लेट से और ये g है, ठीक, gx। तो अब बोल रहे हैं f ऑफ g, पहले f ऑफ g जरा लिख के बताओ क्या होगा, तो f ऑफ g होगा या f ऑफ g, ऐसे करके इसको लिख सकते हैं। तो मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ gx रख दो इन fx में, तो क्या हो जाएगा gx स्क्वायर, ऐसे करके हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x था, यहाँ पे x था, तो मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया gx लिख दिया। अब gx की वैल्यू रख दो, तो gx की वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन x
होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर एक्स। अब पूछा जाएगा कि क्या एफ ऑफ जी जो भी आया है साइन स्क्वायर एक्स, इज इट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, क्या ये पाई बाई टू पे कंटिन्यूस होगा? तो देखो कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन कहती है कि अगर एफ ऑफ जी को चेक करना है तो पहले तो ये चेक कर लो कि जी जो है वो कंटिन्यूस है ए पे, जैसे यहाँ हुआ है, ठीक, जी जो है वो कंटिन्यूस है ए पे, ठीक, जो मतलब अंदर जो लिखा हुआ है, जी अंदर लिखा हुआ है, और जो बाहर वाला फंक्शन है, बाहर वाला फंक्शन है एफ, उसकी जी ए जो वैल्यू आए, जैसे मैं यहाँ पे जी ए अगर रखूँ, जी ए दे रखा है, अगर मैं जी ए मतलब जी पाई बाई टू की वैल्यू निकालूँ तो क्या बनेगा, जी पाई बाई टू, जी पाई बाई टू क्या बन जाएगा, साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू मतलब 1। तो अब ये चेक करना पड़ेगा क्या 1 पे जो बाहर वाला फंक्शन f लिखा था वो कंटिन्यूअस है, तो यस इट इज कंटिन्यूअस। सी हियर, क्या f 1 पे कंटिन्यूअस होता है, तो यस, नाउ वी कैन से दैट कि यस f ऑफ g इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाई टू। चीज समझ आई कि नहीं आई? मतलब f ऑफ g अगर चेक करना है तो एट x इज इक्वल टू a, तो पहले ये चेक करो क्या g कंटिन्यूअस होता है एट x इक्वल टू a पे, अगर होता है तो फिर ga निकालो, जो जी ए की वैल्यू आए उस पर चेक करो क्या एफ कंटिन्यूस होता है, अगर जी एफ इज कंटिन्यूस एट जी ए, क्योंकि अगर देखो जी अगर कंटिन्यूस है तो जी ए डिफाइन होगा, जी ए डिफाइन होगा, तो तभी तो हम लोग एल एच एल आर एच एल जी ए को इक्वेट करेंगे वहाँ पे, ठीक। अब जी ए पे चेक करना है क्या जी ए पे एफ कंटिन्यूस हो रहा है, जैसे यहाँ मैंने जी ए निकाला तो 1 आया, तो क्या 1 पे एफ जो एक्स स्क्वायर है वो कंटिन्यूस, यस, नाउ वी कैन से दैट कि यस एफ ऑफ जी इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, मतलब जो एक्स इज इक्वल टू ए था उस पर। ये चीज़ समझ आई नहीं? ओके, तो ये हो गई इसकी बात। तो कंपोजिशन बहुत ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको बहुत जगह कंपोजिशंस मिलेंगे, मतलब शायद हर दूसरे क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई फंक्शन का कंपोजिशन मिलेगा कि ये इसका कंपोजिशन लिखा हुआ है। अब वो चेक करने के लिए बस आपको ये चेक कर लेना है कि वो जो कंपोजिशन है वो अंदर वाला कंटिन्यूस है, उस पर वैल्यू निकालो तो बाहर वाला उस पर कंटिन्यूस हो, ठीक। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ है कि अगर f इज कंटिन्यूस, f इज कंटिन्यूस, क्या f तो है ही कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a, ये मैंने बता रखा पहले, देन मॉड f इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। मतलब अगर बोला गया कि f दे रखा है मुझे, f इज इक्वल टू साइन x, मुझे पता है साइन x इज इक्वल टू पाई बाई टू पे कंटिन्यूस होता है, राइट, x इज इक्वल टू पाई बाई टू पे कंटिन्यूस होता है, तो क्या मॉड साइन x भी कंटिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू पाई बाई टू पे? तो यस, अगर f कंटिन्यूस है तो उसका मॉड भी कंटिन्यूस होता है। मॉड समझ रहे हो ना, मॉड f कैसे, जैसे मतलब एफ एक्स जी एक्स ये हो जाए, जी एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स। अब क्या ये कंटिन्यूस है? तो यस इट इज कंटिन्यूस। अगर x कंटिन्यूस है तो f ऑफ मॉड ऑफ f इज सॉरी, अगर f कंटिन्यूस है तो मॉड ऑफ f इज आल्सो कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। इसको ऐसे भी सोच सकते हो तो ये कंपोजिशन लिखा हुआ है, अगर मैं मानूं g, इसको मॉड x को, मॉड x को, ठीक, ये है g और f कोई भी फंक्शन है, ठीक। अब g ऑफ f निकालो जरा, g ऑफ f क्या मिलेगा, g ऑफ f ऑफ x, f कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन मतलब साइन x हो सकता है, e की पावर x हो सकता है, या कोई बड़ा सा रैशनल फंक्शन हो सकता है। तो क्या बनेगा ये, जहां जहां x है वहां एफ एक्स रख दो, तो मॉड एफ एक्स बन जाएगा ये, क्योंकि यहाँ x था तो मैंने रख दिया यहाँ। अब मुझे पता है कि f a पे कंटिन्यूस है, ये चीज़ कंटिन्यूस है एट a, एट x इज इक्वल टू a, ठीक। और अब मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा क्या g जो होगा वो fa पे कंटिन्यूस होगा, तो fa कोई भी नंबर आएगा, और हम जानते हैं जो मॉड फंक्शन होता है वो हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होता है, क्योंकि इसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे करके, ये हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होता है, तो fa पे भी कंटिन्यूस होगा। तो कंपोजिशन भी क्या बताया था कि अगर वो फंक्शन जो अंदर वाला फंक्शन है वो a पे कंटिन्यूस है और बाहर वाला फंक्शन उस अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू पे कंटिन्यूस है, मतलब fa पे कंटिन्यूस है, तो पूरा पूरा कंपोजिशन कंटिन्यूस हो जाता है। तो यहाँ मॉड जो ये आया है, मॉड g ऑफ f क्या आया है, मॉड एफ एक्स, दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। ये समझ आई, कंपोजिशन से मैं प्रूव कर सकता हूँ इसको, मैं ये कहना चाहता हूँ। अदरवाइज आप डायरेक्ट याद रखो, तो डायरेक्ट याद रखो कि अगर कोई भी फंक्शन f है जो a पे कंटिन्यूस होता है तो उसका मॉड भी a पे कंटिन्यूस होता है, ठीक। क्या उल्टा ट्रू है, इज कन्वर्स इज ट्रू? नो, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी फंक्शन का मॉड जो हो वो कंटिन्यूस हो बट वो फंक्शन भी कंटिन्यूस हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखना ध्यान से, मैंने एक फंक्शन बनाया,
ये सिग्नम जैसा दिख रहा है, बस एक पॉइंट चेंज कर दिया, जीरो को उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया है। मतलब फंक्शन कैसा है, f इज इक्वल टू यस 1 अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, 0 या इससे बड़े पे 1, -1 अगर x लेस देन 0 है। मतलब इस पॉइंट पे यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक ये 1 है, मतलब ये फंक्शन चल रहा है। और इसके पहले यहाँ से लेके यहाँ तक -1 है, मतलब ये फंक्शन चल रहा है। क्लियर? तो अब बताओ क्या ये फंक्शन x बराबर 0 पे कंटिन्यूस है? नो, बिकॉज हम लोग LHL अगर अप्रोच करेंगे तो इधर से करेंगे ऐसे करके। LHL कितना आएगा? LHL -1 आएगा। और RHL कितना आएगा? +1 आएगा। ये चीज़ समझ आती ना? जब हम लोग इधर से अप्रोच करेंगे तो हमको 1 मिलेगा, राइट? तो ये श्योर हो गया। और ये भी दिख रहा है फंक्शन टूटा हुआ है 0 पे, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। अब इसका जरा मॉड बनाओ, तो मॉड f क्या बनेगा? मॉड f क्या होता है? फंक्शन जो पॉजिटिव हो निगेटिव, सॉरी जो निगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाते हैं, और जो पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव रहते ही हैं। मतलब 1 रहेगा अगर x ग्रेटर देन 0 हो गया, x ग्रेटर देन 0 हो गया, और 1 हो जाएगा, माइनस बन जाएगा 1 अगर x लेस देन 0 हुआ। ठीक, मतलब x चाहे 0 से बड़ा हो चाहे 0 से छोटा हो, फंक्शन 1 ही रहेगा। मतलब सिंपल क्या बन गया, मॉड f जो बन गया वो बन गया 1 एक्चुअली, मतलब कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं? हमेशा कंटिन्यूस। मतलब मॉड f का ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो ऐसा होगा, ऐसे करके। ठीक, ये लाइन, ये पॉइंट होगा 0,1। ठीक, तो मॉड f देखो कंटिन्यूस है, लेकिन क्या f कंटिन्यूस है? नहीं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर मॉड f कंटिन्यूस हो गया, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है, डज नॉट इम्प्लाइज कि f कंटिन्यूस हो जाएगा। बट अगर f कंटिन्यूस है तो मॉड f हमेशा कंटिन्यूस रहेगा। इज इट क्लियर? ओके। मॉड f का ग्राफ बनाना बहुत आसान है। अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ पता है तो मॉड f को बस उसको उठा के ऊपर रख दो, सारी x एक्सिस के ऊपर रख दो। जैसे साइन x का ग्राफ मुझे पता है बहुत अच्छे से, क्या होता है साइन x। कैसे बनता है साइन x का ग्राफ? ये लाइन बनाई, ये बनाया, ये कुछ ऐसे करके। अब मॉड साइन x का ग्राफ बनाओ, जितनी चीजें x एक्सिस के नीचे उतनी चीजें ऊपर उठा के रख दो बस। देखो ये ऐसा आएगा, अब ये नीचे, ये पार्ट इधर है, इसको उठा के ऊपर कर दो। अब ये पार्ट ऊपर है ही तो उसमें कोई चेंज नहीं। ये पार्ट नीचे आया है, इसको फिर उठा के ऊपर रख दो। ये पार्ट नीचे आया है, इसको उठा के फिर ऊपर रख दिया। ये पार्ट ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही पड़ा रहने दिया। ये एक्स एक्सिस के नीचे है, इसको उठा के ऊपर रख दिया, बस खत्म। पॉइंट सारे वही रहेंगे। जैसे ये वाला पॉइंट 0 था, ये π/2 था। ठीक, यहाँ पे पाई था, यहाँ पे 3π/2 था, तो ये 0 होगा, ये π/2 होगा, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 3π/2। ठीक, ऐसे ही इधर ये -π/2 था तो ये -π/2 रहेगा। सारी चीजें सेम रहेंगी, बस जितना एक्स एक्सिस के नीचे है वो सारा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर पहुंच जाएगा। क्लियर है? ओके। ऐसे ही जैसे मैं y = x का ग्राफ बनाऊं, देखो ध्यान से देखना कितना अच्छा है। अगर मैं y = x का ग्राफ बनाऊं तो कैसे आता है ये। अब y = mod x का ग्राफ बनाना है, तो जितनी चीजें नीचे हैं, चल नहीं रहा यार, mod x का ग्राफ बनाना है तो जितनी चीजें एक्स एक्सिस के नीचे हैं उतना ऊपर रख देना है। तो अगर मैं इधर इस साइड पे देखूं, इस साइड में देखूं, तो ये चीज तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो इसको तो मैं ऐसे ही गढ़ दूंगा, इसको तो मैं ऐसे ही बना दूंगा, छाप दूंगा पूरा। इधर जब देखा एक्स एक्सिस के नीचे साइड, सॉरी जब x लेस देन 0 की तरफ देखा तो ये वाली चीज एक्स एक्सिस के नीचे थी, इसको मैं एक्स एक्सिस के ऊपर बना दूंगा ऐसे करके, तो ये वाली चीज छप जाएगी ऐसे, कुछ बन गया मॉड एक्स ग्राफ। तो अब आप किसी भी फंक्शन का मॉड ग्राफ बना सकते हो। जितनी चीजें नीचे हैं एज इट इज उतनी चीजें ऊपर कर देनी है बस। क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है। चलो जैसे y = log x का ग्राफ मुझे पता है, नहीं पता है, चल नहीं रहा यार पेन ड्राइव। log x का ग्राफ कैसे होता है, ये करके, राइट। ये पॉइंट कौन सा होता है, 1,0। अब मॉड log x का ग्राफ बनाना है। ठीक, तो कैसे बनेगा, जितना ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर उतना तो ऊपर रहेगा। तो मुझे दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक सारा कर ऊपर है, तो मैं इसको तो एज इट इज ऐसे लिख दूंगा, ऐसे बना दूंगा। यहाँ दिख रहा है ये नीचे पार्ट है, ये वाला, इसको मैं पलट दूंगा। तो कैसे पलटूंगा, कुछ ऐसे करके, जैसा नीचे था, मतलब नीचे कैसा था ऐसे, तो ऐसा ही ऊपर में, बिल्कुल मिरर इमेज, जैसे मिरर में दिखे। ठीक,
क्या क्या हो रहा है, यहाँ से जीरो से उठ रहा है और धीरे धीरे नीचे जाते जाते इन्फिनिटी की तरफ चला जा रहा है। तो देखो जीरो से उठ रहा है, धीरे धीरे ऊपर जाते जाते इन्फिनिटी की तरफ चला जा रहा है। तो ऐसा बन जाएगा, ये मॉड लॉग एक्स का ग्राफ है। ठीक, तो मॉड, हर एक ग्राफ का आप मॉड बना लोगे बहुत आसानी से। ठीक, तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका मॉड कंटिन्यूअस हमेशा होता है। ओके ओके, उल्टा टू नहीं है। है कि मुझे फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक, ओके, मतलब मुझे कुछ फंक्शन ऐसा दे रखा है कि ये समझना, जीरो पे जीरो है, बाकी जगह पे ये वाला फंक्शन वर्क करेगा। तो मैं पहले इस वाले फंक्शन में थोड़ा इवेलुएट कर लूँ। तो मॉड एक्स क्या बन जाता है, एक्स बन जाता है अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है, या फिर इक्वल, इक्वल नहीं लगाना है क्योंकि इक्वलिटी मुझे दे रखी है ऑलरेडी, तो मैं इक्वलिटी तो हटा दूंगा ग्रेटर देन जीरो पे। ठीक, और माइनस एक्स हो जाता है अगर एक्स लेस देन जीरो होता है, एक्स इज लेस देन जीरो, और अपॉन में क्या है, दोनों में एक्स है, ऐसे लिख दिया, ये चीज़ समझ आई। और जीरो पे अलग से इन्होंने दे रखा है जीरो। ठीक, ओके, अब जरा इसको सॉल्व कर लो तो क्या बनेगा, वन माइनस वन जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक, ग्राफ बना लो, एक्स ग्रेटर देन जीरो पे वन, ठीक, एक्स लेस देन जीरो पे माइनस वन। ठीक, अरे ये तो सिग्नम फंक्शन बन गया, ये तो सिग्नम फंक्शन बन गया। एक्स इज इक्वल टू जीरो पे क्या बताओ, एल एच एल बता दो जल्दी से। एल एच एल कितना होगा, लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे तो माइनस वन, वेरी गुड। आर एच एल कितना होगा, राइट हैंड साइड से आएंगे तो हम लोग हमेशा इस पे अप्रोच करेंगे तुरंत, तो आर एच एल हो जाएगा मेरा वन। तो कौन सी कंटिन्यूटी, फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी। कौन सी डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी, बिकॉज एल एच एल आर एच एल एग्जिस्ट तो कर रहे हैं बट इक्वल नहीं है। क्लियर, ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स इक्वल्स 5 when x is less than 2, ax plus b when x is between 2 to 3 and 21 when x is greater than equal to 10। इक्वलिटी यहाँ से हटा दो, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं चाहिए। मतलब अब ध्यान समझना कर्व कैसा है, यहाँ पे 2 होगा कहीं, x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे कहीं 10 होगा, तो कहते हैं अगर 10 से बड़ा मतलब ये वाला तो 21 चलेगा, अगर ये कहीं 21 होगा तो 21 कांस्टेंट फंक्शन की तरह। ठीक, अगर लेस देन 2 तो 5 चलेगा, मतलब ऐसे करके ये एक्स इक्वल टू 5 लाइन चली जा रही है दौड़ते दौड़ते। ठीक, एक्स लेस देन 2 पे, और इनके बीच में ए एक्स प्लस बी टाइप से बनेगा। ए एक्स प्लस बी टाइप से मतलब एक कर्व वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक लाइन होती है, राइट। तो कुछ ऐसा करके चलेगा, ऐसे इनके बीच में 2 से लेके 10 के बीच में। क्लियर है, तो एट 2 या लेस देन 2 के लिए 5, ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 10 के लिए 21, और इन बिटवीन ए एक्स प्लस बी। तो अगर कहते हैं कि एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, एवरीवेयर, देन फाइंड ए एंड बी, ए और बी पता करना है। अगर एवरीवेयर कंटिन्यूअस है तो 2 पे भी कंटिन्यू, देखो ध्यान से सुनना, क्यों मैं बार बार ये पॉइंट उठाता हूँ 2 और 10, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स पे ब्रेक मिल रहा है, इन्हीं पॉइंट्स पे क्या मिल रहा है, ब्रेक मिल रहा है। ब्रेक की वजह से यहाँ तक तो फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा क्योंकि यहाँ तक तो टूटा ही नहीं है। ठीक, पॉसिबिलिटी सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे है जहाँ जिन पॉइंट्स पे ब्रेक मिलता है इसको, कि यहाँ से फंक्शन बदला है, क्योंकि उसके पहले कांस्टेंट फंक्शन में जानता हूँ हर जगह कंटिन्यूस होता है, इसके बाद कांस्टेंट फंक्शन में जानता हूँ हर जगह ब्रेक होता है, इसके बीच में एक लीनियर फंक्शन है, एक लाइन है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस बी टाइप से, तो लाइन भी कंटिन्यूस होती है। बस प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम इन्हीं पॉइंट्स पे आएगी, या तो 2 पे डिसकंटिन्यूटी होगी या तो 10 पे डिसकंटिन्यूटी होगी, बस इन्हीं पे चेक करना है। ठीक, ओके, तो एट एक्स इज इक्वल टू 2, सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू 2 पे देखते हैं। तो 2 पे अगर मैं एल एच एल बोलूँ आपसे तो तुरंत आप बता पाओगे एल एच एल क्या होगा। इधर से अप्रोच करोगे तो कौन से फंक्शन पे चलोगे, इस वाले फंक्शन पे, इस वाले फंक्शन पे वैल्यू कितनी है 5, तो एल एच एल तो 5 आ जाएगा। आर एच एल एक्स लेस सॉरी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, आर एच एल मतलब जब 2 से इधर आओगे तो इस वाले फंक्शन पे चलोगे, सॉरी ये जो लाइन बनी हुई है ए एक्स प्लस बी टाइप की लाइन, तो क्या बन जाएगा ए एक्स प्लस बी। अब वैल्यू रख दो सीधे तो क्या बनेगा 2a प्लस बी। क्लियर, ओके, तो एल एच एल आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू एट 2 पे कितनी दे रखी है 5। अब अगर कंटिन्यूअस है, इफ कंटिन्यूअस देन एल एच एल शुड बी इक्वल टू आर एच एल शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ 2, तो रख दो एल एच एल 5, आर एच एल 2a प्लस बी एंड एफ ऑफ 2 5। एक इक्वेशन यहाँ से मिली पहली। ऐसे ही 10 पे चेक कर लो, एट एक्स इज इक्वल टू 10, एल एच एल हम लोग उस लाइन पे चल रहे होंगे, इस लाइन पे चल रहे होंगे, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 10 एफ एक्स,
ये बन गया लिमिट x टेंडिंग टू 10 ax प्लस बी, सीधा 10 रख दो तो कितना आ गया 10a प्लस बी। ये आ गया मेरे पास क्या LHL। RHL जरा बताओ, RHL के लिए हम लोग इधर से आएंगे, इधर से अप्रोच करेंगे तो वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इस वाले फंक्शन से, मतलब 21। तो RHL कितना आ गया 21। क्लियर। f ऑफ 10 की वैल्यू, इक्वलिटी कहाँ दे रखी है, इक्वलिटी इसी पॉइंट पे दे रखी है, ये दिख रही ना, ये यहाँ पे, तो इक्वलिटी 21 ही आएगी सीधे सीधे, तो ये बन गया 21। तो अगर कंटिन्यूअस, दिस इम्प्लाइज LHL मतलब 10a प्लस बी शुड बी इक्वल टू RHL शुड बी इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। यहाँ से दूसरी इक्वेशन मिल गई, तो दोनों को सॉल्व कर लें, मतलब 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। इसको सॉल्व करना है, माइनस कर दिया, ये माइनस हुआ तो 16 माइनस का इक्वल्स, ये कट गया आपस में, और ये माइनस हुआ तो माइनस का 8a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2। a की वैल्यू उठा के इसमें रख दी या उसमें रख दी, जिसमें मन करे इसमें रख दी, तो क्या मिलेगा 2 2 4 प्लस b इज इक्वल टू 5। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि a प्लस बी बताओ या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताओ, ऐसे इंटीजर टाइप क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है। तो फंक्शन सिर्फ और सिर्फ डिसकंटिन्यूअस वही होता है जहाँ पे वो फंक्शन ब्रेक होता है, अदरवाइज हमेशा फंक्शन कंटिन्यूअस रहता है। क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है fx कैसे डिफाइन है, मॉड x स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, x इज नॉट इक्वल टू 0 और 1 पे, राइट। अदरवाइज x 0 पे गिवन है आपको अलग से वैल्यू, x 1 पे वैल्यू गिवन है कितनी 1 और -1। ठीक, फंक्शन अगर पूछा है कि कंटिन्यूटी बताओ, कहाँ पे पॉसिबिलिटी है कंटिन्यूटी बताओ, ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन कि एवरीवेयर, हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। सेकंड ऑप्शन एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1 एंड फोर्थ ऑप्शन एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। मतलब पहला ऑप्शन हर पॉइंट पे दिखा दो कंटिन्यूअस है, या दूसरे में 0 को छोड़ दो बाकी सब पॉइंट्स पे, 1 को छोड़ दो बाकी सब पॉइंट पे, कि 1 और 0 को छोड़ दो बाकी सब पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो चेक करते हैं भाई, ध्यान से देखना प्लीज, क्वेश्चन ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो fx दे रखा है मुझे, सबसे पहले इस पॉइंट इस वाले फंक्शन पे गौर फरमाओ, दिस अपॉन x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x कॉमन करके x माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक, मॉड y बन जाता है अगर y पॉजिटिव है या इक्वल टू 0 है, अदरवाइज निगेटिव बन जाता है अगर y निगेटिव है। ठीक, वैसे ही यहाँ मुझे क्या चेक करना है कि x माइनस 1 इंटू एक्स, ये x माइनस 1 इंटू एक्स बन जाएगा अगर x माइनस 1 इंटू एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चीज़ समझ आती है ना, y की जगह बस x माइनस 1 इंटू एक्स रख दिया, एंड दिस इज गोइंग टू बी माइनस टाइम्स x माइनस 1 इंटू एक्स अगर x माइनस 1 इंटू एक्स लेस देन 0 होता है। अब मुझे ये चेक कर लेना है कि ये पॉसिबिलिटी कब होगी, किन x के लिए x माइनस 1 इंटू एक्स पॉजिटिव होगा और किन x के लिए x माइनस 1 इंटू एक्स नेगेटिव होगा। तो इसके लिए हम जानते हैं वीवी-कर्व मेथड, आई थिंक मैंने आपको एक बार बताया था कि मुझे ये चेक करना है x माइनस 1 इंटू एक्स के लिए। ठीक, तो 0 के इक्वल रख दिया सबसे पहले, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिला 0, x इज इक्वल टू 1, 2 पॉइंट बना दिए 0 1। अब 1 के बाद में पॉजिटिव लगा दिया, यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ पॉजिटिव लगा दिया। ठीक, इसका मतलब क्या मिला मुझे कि ये जो फंक्शन है इसको मैं अगर y बोलूँ y, तो y पॉजिटिव होगा अगर ये x की वैल्यूज हैं x अगर x लेस देन 0 हुआ या फिर x ग्रेटर देन 1 हुआ। ये चीज़ समझ आती है बात। अदरवाइज y निगेटिव होगा अगर x 0 और 1 के बीच में हुआ था। ठीक, मतलब वो जो वैल्यू है x माइनस 1 टू एक्स, ये पॉजिटिव होगी अगर x लेस देन 0 हुआ या x ग्रेटर देन 1 हुआ, अदरवाइज नेगेटिव होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ ऐसे कि दिस इम्प्लाइज मॉड x माइनस 1 इंटू एक्स मॉड इज इक्वल टू x माइनस x इंटू एक्स, x माइनस 1 इंटू एक्स, इफ x इज ग्रेटर देन 0 कब होगा, ग्रेटर देन 0 होगा यहाँ पे, x इज ग्रेटर देन 0
or x is no sorry not greater than 0, less than 0. If x is less than 0 और x is greater than 0, मैंने इस वैल्यू इसकी जगह बस ये रख दिया है। ये चीज देख रही है ना, ये समझ आ रही है ना कि x माइनस वन इंटू एक्स पॉजिटिव कब होगा, मैंने वो चीज यहाँ पे उठा के रख दी है और कुछ नहीं किया है। ओके ओके, ऐसे ही दिस इज गोइंग टू बी माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस वन इंटू एक्स इफ x इज बिटवीन 0 to 1। ठीक है ठीक है ओके। तो जरा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। ओके जरा ध्यान से बताना मुझे, छोटा हो गया कुछ, ध्यान से बताना मुझे। तो fx जो मैंने यहाँ लिखा था, fx क्या लिखा था, दिस इज मॉड x माइनस वन इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक, ये बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास, बताना x माइनस वन इंटू एक्स खुद x माइनस वन इंटू एक्स बन जाता है, मतलब x माइनस वन इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अगर x लेस देन 0 है और x ग्रेटर देन 1 है। ये बात समझ आती है। सिर्फ मैं मॉड x माइनस वन इंटू एक्स की वैल्यू रख रहा हूँ। मैं क्या रख रहा हूँ, मॉड x माइनस वन, यहाँ से मॉड x माइनस वन इंटू एक्स वो बन जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स अगर ये वैल्यूज x की होती हैं तब। ठीक, ऐसे ही ये चीज बन जाएगी माइनस टाइम्स x माइनस वन इंटू एक्स अपॉन, ये तो सिंपल ऐसे ही रहेगा, इफ x इज बिटवीन 0 to 1। नहीं दिख रहा है, इफ x इज बिटवीन 0 to 1। ये चीज समझ आती है, ये चीज समझ आती है। ओके ठीक है, मतलब fx बन गया है दिस अगर x लेस देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अदरवाइज दिस इफ x इज बिटवीन 0 to 1। अब इसको सॉल्व कर लो, जब आप सॉल्व करोगे इसी चीज को तो ये बन जाएगा 1 अगर x लेस देन 0 या और x ग्रेटर देन 0 है तब, 1 है तब, अदरवाइज माइनस 1 अगर x 0 से 1 के बीच में है तब। क्लियर है ये बात? अब इसका ग्राफ बना सकते हो, कितना आसान हो गया सोचो। अगर आपको मॉडुलस फंक्शन पता है, आपको वीवी कॉर पता है, तो आपने फंक्शन को कितना आसानी से तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया देखो, कितना आसान बन गया फंक्शन। फंक्शन बन गया कि fx इक्वल्स टू 1 इफ x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 1, माइनस 1 इफ x इज बिटवीन 0 to 1। करेक्ट। और क्या दे रखा था फंक्शन में कि 1 अगर x 0 है एंड माइनस 1 अगर x 1 है। अब इसका ग्राफ नहीं बना सकते हो? अरे 2 सेकंड में ग्राफ बनेगा बाबू, देखो कितना अच्छा ग्राफ बनेगा इसका। देखना ध्यान से, ग्राफ देखना। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? 2 पॉइंट्स पे, 0 और 1 पे, 0 और 1 पे। तो पहला ये रहा 0 और ये रहा 1। ओके ओके। अगर लेस देन 0 है, पहले यहां से आते हैं माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करते हैं। ठीक, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक 1, तो यहां तक ग्राफ ऐसे चला। ठीक, ये वाली लाइन मैंने लिखी है अभी, यहां से लिखा है ये चीज। ठीक ओके। अब 0 पे रुके, 0 पे वैल्यू कितनी दे रखी है? 1, मतलब यहां मैं ऐसे सर्किल बना दूंगा डॉटेड, 0 पे 1 ही है वैल्यू। ठीक ओके। अब आगे बढ़े, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में क्या वैल्यू है? माइनस 1। तो मैं यहाँ नीचे आ गया, मैंने माइनस 1 बना दिया। यहाँ मैं ओपन बना दूंगा क्योंकि 0 पे वैल्यू कितनी है? 1 है ये। ठीक ओके। वन एंड दिस इज माइनस 1। ओके, 1 से आ गया। 1 पे कितनी वैल्यू दे रखी है? माइनस 1। ठीक, मतलब यहाँ पे मैं सर्किल ना करके डॉट बनाऊंगा क्योंकि 1 पे वैल्यू कितनी है? माइनस 1। अच्छा, माइनस 1 से आ गया हो तो 1 से आगे मतलब यहाँ पे 1 से आगे वापस से कर क्या बन गया? 1, मतलब कुछ ऐसा बन गया और यहाँ पे बन गया सर्कल, क्योंकि 1 पे वैल्यू कितनी है? माइनस 1। अब बताओ, आपके सामने ग्राफ बना तैयार है, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? 0 वो क्या बोलते हैं, कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है? तो यहाँ से जब मैं चला, यहाँ से जब मैं चला तो फंक्शन कांस्टेंट मिला, ये वाला पार्ट।
कहीं कंटिन्यूटी नहीं, सॉरी कहीं भी डिसकंटिन्यूटी नहीं, हर जगह कंटिन्यूस। जैसे ही जीरो पे रुका, जीरो पे वैल्यू यहाँ मिल रही है और जीरो के जस्ट बगल में वैल्यू यहाँ आ गई, मतलब जीरो पे डिसकंटिन्यूटी, एक बात। फिर इसके बाद आगे मैं चला तो फिर से मुझे ये वाला कर्व मिला, मुझे कोई दिक्कत नहीं बनी, कांस्टेंट चला जा रहा हूँ। जैसे ही मैं 1 पे रुका, 1 पे इस पार, 1 के इस पार मुझे वैल्यू यहाँ से मिली, और 1 के जैसे इस पार आया मुझे वैल्यू यहाँ से मिलने लगी। इसका मतलब 1 पे फिर ये फ्लक्चुएट हुआ है, फिर ये टूटा है, इसका मतलब 1 पे भी डिसकंटिन्यूटी। तो फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है, सिर्फ 2 पॉइंट छोड़ दो 1 और 0, सिर्फ 2 पॉइंट छोड़ दो 1 और 0, बाकी सब पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है। ये चीज़ समझ आती है, अरे ये चीज़ समझ आती है, कितना ईजी हो गया है। नॉलेज कितनी ज़रूरी थी, सिर्फ 2 चीज़ों की, कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, कैसे टूटता है, और वीवी कर्व मेथड क्या होता है, बस खत्म। मैंने फंक्शन को ये बना के रख दिया है, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, सोचो कितना आसान हो गया है, राइट? ओके ठीक, तो ये हो गया मेरे पास कर्व का ग्राफ, जो भी फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, कितना आसान हो गया, कितना इजी हो गया फंक्शन को देखना। क्लियर है? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। LHL RHL निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं बोल रहा हूँ मेंस का एग्जाम में LHL RHL की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए, आपको ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, मॉडुलो फंक्शन क्या होता है, SGN फंक्शन क्या होता है, कैसे ओपन होती है, वीवी कर्व मेथड के, आप ग्राफ बना के तैयार कर दोगे, 2 सेकंड में निकाल लोगे क्या दिख रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंस है ग्राफ की, इंपॉर्टेंस है इन सब छोटे छोटे पॉइंट्स की। ठीक, LHL RHL तो पुरानी चीज़ें हो गई हैं, ये CBSE में यूज़ आता है जब आप बोर्ड्स के पेपर दे रहे हो तब। ओके चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कुछ ना समझ आए तो दौड़ो फिर इसके लिए, क्या बोलते हैं, LHL RHL के लिए। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, fx दे रखा है log 1 + ax माइनस log 1 + bx अपॉन x when x is not equal to 0 and x is equal to 0 पे कितना दे रखा है वैल्यू 1, सॉरी k। कह रहे हैं कि f is continuous at x is equal to 0 देन k की वैल्यू बताओ। ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 4 या नन ऑफ दिस। ठीक, तो इसका मतलब है अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू 0 पे वो तीनों इक्वल होंगी। फंक्शन की वैल्यू 0 पे मुझे पता है k है, अब मुझे LHL और पता कर लेना है। जैसे LHL या RHL में से कोई एक पता चल गया या दोनों ही पता चल गए, मैं इक्वल टू k रख के आंसर निकाल दूंगा। बोलो हाँ। अच्छा, LHL RHL पता करने का मतलब वो लिमिट पता चल जाए। लिमिट मैं एल'हॉस्पिटल से निकाल लूंगा डायरेक्ट, क्योंकि मुझे पता है फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी। देखो सब एक एक चीज़ है, बिल्कुल लिमिट मुझे पता है कि एग्जिस्ट कर रही होगी क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो मैं डायरेक्ट लिमिट स्टार्ट हो जाऊंगा निकालने के लिए। तो लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू 0 पे log 1 + ax माइनस log 1 + bx अपॉन x। एल'हॉस्पिटल, क्यों एल'हॉस्पिटल लगाएंगे? बिकॉज 0/0 फॉर्म बनेगी। log 0 रखोगे, log 1 आएगा 0 - 0 अपॉन 0, ठीक, तो 0/0 फॉर्म बन रही, इस वजह से एल'हॉस्पिटल लगा रहे हैं। तो log x का क्या होता है 1/x, तो पहले 1/x लिख दिया। फिर जिसको x माना था 1 + ax को x माना था तभी तो नीचे आया, इसका कर दिया, तो इंटू 1 + ax करोगे तो 1 का हो जाएगा 0, ax का हो जाएगा a और x का हो जाएगा 1, माइनस ऐसे ही इसका करोगे तो 1/bx आएगा इंटू b अपॉन नीचे कितना आएगा 1, x का डिफरेंशिएशन 1। ये कितना बन गया? लिमिट x टेंड्स टू 0 a - b सॉरी बन गया a अपॉन 1 + ax माइनस b अपॉन 1 + bx। ठीक, अब वैल्यू रख दे सीधा, क्योंकि 0/0 फॉर्म कहीं बन ही नहीं रही है, तो यहाँ रख दिया, तो a अपॉन इसमें ये रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 + 1 1 माइनस b अपॉन 1, मतलब a - b, सिंपल सा a - b। तो ये मेरा आ गया LHL RHL जो भी कह लो, तो ये हो गया a - b। इसका मतलब k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? a - b। आंसर हो गया खत्म। जो कितना आसान है। इन्फॉर्मेशन क्या पता होनी चाहिए कि मुझे पता है कि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करे मतलब स्टार्ट से ही मैं कर सकता हूँ, एल'हॉस्पिटल लगा सकता हूँ। खत्म हो गया 2 सेकंड में क्वेश्चन। बोलो हाँ। ओके, अगला क्वेश्चन आते हैं। सब छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने बताई हैं प्लीज़ ध्यान देते रहो, उन्हीं में सब कुछ है। वो भूले इधर से उधर गए तो खत्म क्वेश्चन, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। fx is equals to cos x raised to power 1/x if x is not equals to 0 and k if x is equals to 0।
अब मुझे बताना है वापस से के की वैल्यू अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। ओके चलिए जी, तो वापस से LHL RHL आपस में इक्वल होगा, मुझे पता है इक्वल होने के साथ साथ वो लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही होगी और वो f ऑफ 0 के इक्वल होगी। f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है k, और मुझे RHL पता करना है या LHL पता करना है। ठीक ओके, तो LHL पता करने के लिए मुझे ये निकालना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x रेज टू पावर 1/x। क्यों निकालने समझ आ रहा है ना, मतलब हम देखो यहाँ पे चीजें समझते जाना, जीरो के इस साइड अप्रोच कर रहे हैं, तो इस साइड अप्रोच कर रहे हैं मतलब यही फंक्शन अकेला है, क्योंकि 0 पे के दे रखा है बस, बाकी सब चाहे इधर से अप्रोच करो या उधर से अप्रोच करो, कहीं भी रहो फंक्शन की वैल्यू वही है। इस वजह से मैं LHL ऐसे निकालूंगा या RHL भी ऐसे ही स्टार्ट करूंगा। ओके, फॉर्म क्या बन रही है, cos 0 1 और 1 की पावर इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी के लिए हम लोग क्या करते थे, लॉग ले लेते थे। तो मैंने मान लिया ये L है कुछ पहले, तो अब लॉग ले लिया, तो लॉग L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 log cos x raised to power 1/x is equals to limit x tends to 0 1/x बाहर आ जाएगा, log cos x। ठीक, तो अब ये क्या बन गया, 0/0 फॉर्म बन गई, दिख रही ना क्यों, क्योंकि अगर log cos x तो cos 0 1 log 1 0 अपॉन नीचे भी 0/0 फॉर्म, क्या करेंगे डिफरेंशिएट। तो ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर डिफरेंशिएट करोगे log x क्या होता है 1/x, तो पहले तो 1/cos x नीचे आ जाएगा, तो बन जाएगा 1/cos x इंटू cos x का करोगे तो क्या बनेगा माइनस का sin x, अरे बोलो माइनस का sin x। ठीक ओके, अपॉन इधर x था, x कर दोगे तो 1 आ जाएगा, क्लियर। तो ये बन गया कितना, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस sin x अपॉन cos x। वैल्यू रख दो, बिकॉज अब तो 0/0 फॉर्म बन नहीं रही है, तो ऊपर कितना आ जाएगा 0, नीचे कितना आ जाएगा 1, तो आंसर आ गया 0। अच्छा, अभी आंसर नहीं आया, ये log L आया है, log L, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L की वैल्यू हो जाएगी e रेज टू पावर, क्योंकि log हटता है तो उधर एक्सपोनेंशियल लग जाता है, तो e रेज टू पावर 1 मतलब 1, मतलब लिमिट L इज इक्वल टू कितना आ गया 1, क्लियर। RHL LHL 1 आ गया, तो यहाँ मैं 1 रख दूंगा क्योंकि a की वैल्यू कितनी आ गई 1, क्लियर है, जो कितना आसान है, लिमिट्स पता है तो कंटिन्यूटी पता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज x upon mod x minus 1 mod x upon mod x minus 1 when x is not equals to 1 and 1 पे लेट्स से दे रखा है 1 at x is equals to 1। अब मुझे बताना है फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होगा, राइट। ओके, सो सबसे पहले हम लोग mod x को जानते हैं, एवरीवेयर कंटिन्यूस, ठीक। mod x minus 1 को जानते हैं कि जो x minus 1 है, x minus 1 वो एक लीनियर फंक्शन है, एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल एवरीवेयर कंटिन्यूस होते हैं, और उस पर अगर मॉड लगा दिया जाए तो वो भी एवरीवेयर कंटिन्यूस हो जाएगा। इसका मतलब x अपॉन मॉड x f अपॉन जी कंटिन्यूस होगा हर जगह पे, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के जहाँ पे g 0 हो रहा है। g 0 कहाँ पे हो रहा है, मतलब ये वाली चीज g और ये वाली चीज f, राइट, मतलब f अपॉन जी जो वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था जैसे। तो ये वाली चीज 0 कहाँ पे हो रही है, सिर्फ x इज इक्वल टू 1 पे, मतलब एक मॉड x माइनस 1 इज 0 इफ x इज इक्वल टू 1। तो सिर्फ और सिर्फ मुझे x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, बोलो हाँ, फिर समझ आ रही बात। ओके, तो इस फंक्शन को अच्छा जरा बताना, मॉड x को कैसे लिख सकते हैं, मॉड x टूट जाता है x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। ऐसे ही मॉड x माइनस 1 क्या लिखा जाएगा, मॉड x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू x minus 1 when x minus 1 is greater than or equal to 0, ये चीज समझ आती है, x देखा x minus 1 माइनस टाइम्स x minus 1 when x minus 1 is less than 0, ठीक रहा। दिस इम्प्लाइज, इसको कैसे लिख सकता हूँ, x minus 1 when x is greater than or equal to 1 and minus times of x minus 1 when x is less than 1। यहाँ तक समझ आई बात। ओके, तो इसका मतलब मुझे 2 पॉइंट्स मिले जहां पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है। कैसे, पहला पॉइंट मिला मुझे
ये x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। ठीक, ध्यान से सुनना प्लीज़ इसको। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलने वाले हैं इस पार्ट में। तो इस पार्ट में fx की वैल्यू अगर मैं लिखूँ, fx क्या है? fx है mod x अपॉन mod x माइनस 1। ठीक, ये है। अच्छा बताना, अगर x ग्रेटर देन 1 हो, मतलब अब मैं इधर पहले बना देता हूँ, इस पार्ट में यहाँ से यहाँ तक जो mod x की वैल्यू होगी वो x होगी और यहाँ से यहाँ तक माइनस x होगी। ये चीज़ समझ आती कि नहीं? ऐसे ही इस पार्ट में mod x माइनस 1 की वैल्यू होगी x माइनस 1। ठीक, और यहाँ से यहाँ के पार्ट में माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 1। ये चीज़ समझ आई कि नहीं? ओके, अब मैं इस फंक्शन को ऐसे ना लिख के पूरा सीधा लिख देता हूँ। कैसे? देखना, सबसे पहले x लेस देन 0, मतलब इस पार्ट पे हैं हम लोग, इस वाले पार्ट में। ठीक, क्या बनेगा? x लेस देन 0 में mod x कैसे बनेगा? माइनस x अपॉन mod x माइनस 1 कैसे बनेगा? माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 1। ठीक, दूसरा 0 से x के 1 के बीच में आ जाओ, 0 और 1 के बीच में आ जाओ, mod x कैसे बनेगा? x बनेगा अपॉन ये कैसे बनेगा? माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 1 बनेगा। ये चीज़ समझ आ रही है? इसलिए मैंने वो लाइंस बना दी हैं कि यहाँ पे ऐसा होगा। x ग्रेटर देन 1 आ जाओ तो वो वाली चीज़ x बनेगी, mod x बनेगा और mod x माइनस 1 x माइनस 1 बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे इक्वलिटी लगा लो, यहाँ कहीं भी एक जगह इक्वलिटी लगा लो। ठीक, कहीं भी एक जगह इक्वलिटी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब ये मेरे पास फंक्शन बनके तैयार हुआ। अब मुझे चेक करना है, तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ या फिर ऐसे रहने दो? कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रह पड़ा रहने दो। 0 पे तो मैं जानता हूँ कंटिन्यूस होगा, बिकॉज 0 पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। f अपॉन जी का फॉर्म बन रहा है, f 0 पे कंटिन्यूस है, g 0 पे कंटिन्यूस है, तो उनका अपॉन भी, मतलब उनका डिवीजन भी f अपॉन जी भी कंटिन्यूस होगा 0 पे। सिर्फ बस सिर्फ मुझे चेक करना है 1 पे। अच्छा, एक चीज़ और, 1 पे अलग से वैल्यू दे रखी थी, तो 1 पे यहाँ मैं इक्वलिटी नहीं लगाऊंगा। 1 पे अलग से वैल्यू दे रखी थी 1, व्हेन x इज इक्वल टू 1। करेक्ट, तो मैं LHL निकाल लूँ, RHL निकाल लूँ और फंक्शन की वैल्यू निकाल लूँ। क्लियर है बात? ओके, तो आते हैं LHL पे। LHL जरा बताना कैसे निकलेगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx। ठीक, विच इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। ठीक, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 माइनस। अब बात आती है फंक्शन कौन सा लेंगे। तो LHL आ रहे हैं, मतलब यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, मतलब जो फंक्शन 1 से छोटा होगा। तो 1 से छोटा कहाँ है? ये वाला पार्ट है जो 1 से छोटा है, 0 और 1 के बीच में। तो यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 माइनस h। तो क्या हो गया? लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h अपॉन माइनस टाइम्स 1 माइनस h माइनस 1, 1 कैंसिल, क्या बचा? लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h अपॉन माइनस माइनस बाहर मल्टीप्लाई हो गया, h बचा सिर्फ, h बचा सिर्फ। ठीक, कौन सी फॉर्म बन रही है? 1 अपॉन 0 की, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है ये कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी पे जा रहा है। इसका मतलब LHL एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब डिसकंटिन्यूस होगा। तो फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूस होगा। और कौन सी कंटिन्यूटी? फर्स्ट टाइप डिसकंटिन्यूटी, सॉरी नहीं, सेकंड टाइप डिसकंटिन्यूटी, जिसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है LHL RHL। करेक्ट, ओके। तो यहाँ श्योर हो गया कि x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। इसको बताने का मेरा बस मोटिव यही था कि आप इसको तोड़ना सीख लो। ये जो mod x अपॉन x लिखा है, ये जो मैंने ग्राफ करके बनाया है, ये कैसे ये फंक्शन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे इस फॉर्म में कैसे ये फंक्शन कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कन्वर्ट करना आप सीख लो। ये मेरा मोटिव था ये क्वेश्चन को बताने का। ओके, ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन में बोला गया है कि फंक्शन f(x) इज इक्वल टू वो ऊपर साइन cos x माइनस cos x अपॉन पाई माइनस 2x होल स्क्वायर व्हेन x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, और अगर x इज इक्वल टू पाई बाई 2 है तो k है। तो ऑब्वियसली आपको पता है क्या पूछा गया होगा, k की वैल्यू बताओ अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे। तो अगर मुझसे बोल दिया x इज इक्वल टू पाई बाई 2 कंटिन्यूअस है, तो मुझे पता चल गया LHL RHL एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब एल हॉस्पिटल में स्टार्ट से लगा सकता हूँ अगर ज़रूरत पड़ी तो। क्लियर, ओके। तो निकालते हैं लिमिट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 fx। बहुत गंदा चल रहा है यार पेन टैब। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 साइन cos x माइनस cos x अपॉन पाई माइनस 2x होल स्क्वायर। ठीक, जरा फॉर्म देख लो। 0 पाई बाई 2 रखोगे तो कितना बनेगा? 0 साइन 0 0 माइनस 0 अपॉन
0, करेक्ट। तो 0/0 फॉर्म बन रही है। इसका मतलब मुझे एक बारी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, मे बी 2 बारी करना पड़े, बिकॉज ये पाई माइनस 2x होल स्क्वायर जो होगा ना, वो 2 बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद खत्म होगा। तो करते हैं साइन कॉस एक्स। तो साइन एक्स का मुझे पता है, तो साइन एक्स का क्या हो जाता है, कॉस एक्स, मतलब कॉस एक्स, ठीक, इनटू अंदर वाले को एक्स तरह ट्रीट किया था, तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स, ठीक, माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स। ये चीज़ समझ आती है प्लीज, ओके। अपॉन इसको करोगे तो पाई माइनस 2x, तो ये एक्स स्क्वायर के जैसे लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, मतलब 2 इंटू पाई माइनस 2x। अब जो अंदर लिखा हुआ उसका करेंगे तो पाई का 0 हो जाएगा, -2 बाहर आ जाएगा, और 2x का कितना हो जाएगा 1। ये चीज़ समझ आई, ओके। बस यही लिमिट निकालनी है, जैसे एक बारी लिमिट आ गई क्वेश्चन खत्म है पूरा, ओके। तो इसको थोड़ा सजा के लिख लिया, ये चल रहा है लिमिट x टेंड्स टू π/2, ओके। दिस इज इक्वल टू साइन x कॉमन कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, साइन x कॉमन कर दिया, अंदर बचा cos ऑफ cos x प्लस साइन एक्स तो बाहर हो गया ना, 1 बचा से यहाँ पे 1, और एक माइनस यहाँ पे बचा, और अरे ये चीज़ समझ आई, साइन एक्स बाहर हुआ, मतलब यहाँ से साइन बाहर हुआ, यहाँ से साइन बाहर हुआ, तो ये माइनस बचा, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, क्लियर, ओके। नीचे कॉमन कितना ले सकते हैं, 2 × 2 2 4, माइनस का 4 इंटू पाई माइनस 2x, ठीक। ये फिर से लिमिट x टेंड्स टू π/2, क्लियर है, ओके। अभी भी 0/0 फॉर्म बनेगी, श्योर, क्योंकि नीचे 0 बन रहा है और लिमिट एग्जिस्ट करनी है, तो इन्फिनिटी तो बनेगा नहीं, तो एक बारी और डिफ्रेंशिएट। तो जब एक बारी और डिफ्रेंशिएट करने चलेंगे तो ऊपर तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू π/2। अच्छा, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, तो पहले फंक्शन को रोका, साइन एक्स रुक गया, दूसरे फंक्शन का करेंगे, ठीक। तो दूसरे फंक्शन का कैसे होगा, माइनस cos x + 1 का करना है, ध्यान से सुनना, माइनस लगाया पहले, cos x, cos जो अंदर cos x लिखा हुआ है उसको x की तरह ट्रीट करो, तो cos x क्या हो जाता है, माइनस का साइन x, तो बन गया माइनस का साइन इंटू cos x, अंदर उसके इंटू अब जो cos x को x की तरह ट्रीट किया था उसका कर दे, तो बन जाएगा माइनस का साइन x। ये वाली चीज़ समझ आएगी नहीं, अरे ये चेन रूल है, ठीक। प्लस 1 का कितना हो जाएगा 0, ये तो हुआ पहला, प्लस आगे अब पहले फंक्शन को रोकेंगे, दूसरे का कर देंगे, तो पहले को रोकेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का cos x, इसको रोक लिया, +1 को, और साइन एक्स का कर दिया, तो साइन एक्स का बन जाएगा सिंपल सा cos x, ठीक। ये हो गया पूरा डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का। अपॉन डिनोमिनेटर करेंगे तो -4 तो बाहर है ही, पाई का हो जाएगा 0, -2 बाहर आएगा, और x का हो जाएगा 1। इट इज क्लियर है, नीचे फॉर्म खत्म हो गई है, तो इसका मतलब ऊपर भी खत्म हो गई होगी, इसका मतलब सीधे π/2 पुट कर दो, तो साइन π/2 1 इंटू माइनस टाइम्स माइनस माइनस बन गया प्लस, और एक और माइनस है तो फिर माइनस, तो ये माइनस ही रहेगा, ठीक। माइनस साइन cos π/2 इंटू साइन π/2, साइन π/2, ठीक, प्लस इसमें वैल्यू रखोगे तो 0 आ जाएगी, श्योर, ठीक। cos x माइनस लगा हुआ, प्लस रखा हुआ, 0 आ जाएगी। अपॉन नीचे कितना आ गया, 4 2 8, लिमिट नहीं, क्योंकि वैल्यू रखती है, अब लिमिट नहीं, दिस इज इक्वल टू, जरा बताना ऊपर क्या बनेगा, cos π/2 0 और साइन 0 0, मतलब सारी वैल्यू 0 बन गई, खत्म पूरा। इसका मतलब ये आ गया मेरी लिमिट, और जो k होगा वो इसी लिमिट के इक्वल होगा, LHL के इक्वल होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक। दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, क्लियर है, कितना आसान है। आपको एल हॉपिटल पता है, आप 2 सेकंड में आंसर करके निकाल के रख दिए, ठीक, ओके। और क्वेश्चन करने हैं या बस इतने, और सब ऐसे ही हैं, कुछ नया नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, ओके। बस आप थोड़ा सा ध्यान रखो क्वेश्चंस पे कि क्या पूछा गया है, क्या निकालना है, बहुत ईजिली क्वेश्चन एल हॉपिटल लगा के सब क्वेश्चन बन जाएंगे, क्लियर, ओके। तो ये रहा आपका कंटिन्यूटी, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, ओके।
सो अच्छे से क्वेश्चन करो और क्वेश्चन करो जितने आपको मिल जाएं, अदरवाइज मैं फिर जब एग्जाम लूंगा या जो मॉक टेस्ट करूंगा उसके बाद जो उसमें क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। सेम क्वेश्चन में कोई डरने की जरूरत नहीं, कंटिन्यू डिफरेंशियबिलिटी से ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। आपको हॉस्पिटल रूल पता होना चाहिए, आपको वीवी और मेथड पता होना चाहिए, आप 2 सेकंड में आंसर निकाल के रख दोगे। ठीक है, ओके देन, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।